हे गाइस, वेलकम टू द स्टडी विद मयंक। मैं हूं आपका मयंक और आज ला रहा हूं मैं आपके लिए यूपीएससी सी सेट यानी सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट। हम लोग यहां पर सी सेट के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर डिस्कस कर रहे हैं। इसी क्रम में आज आपका जो है सी सेट 2015 का पेपर है, तो यहाँ पर इसका जो है पार्ट 1 डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। देखते हैं मैं क्या क्या डिस्कस करना है यहाँ पर। देखिए, हर बार की तरह आज भी आपकी स्टार्टिंग पैसेज से ही हो रही है। तो यहाँ पर आपका परिच्छेद 1 है, जलवायु परिवर्तन के कारण फसलों की उपज में रुकावट और कीमतों में वृद्धि होने की वजह से पूरे विश्व में बहुत सारे लोग पहले से ही भुखमरी का शिकार हैं। और जलवायु परिवर्तन के कारण केवल खाद्य ही नहीं बल्कि पोषक तत्व भी जो है अपर्याप्त होते जा रहे हैं। जैसे जैसे फसलों की उपज और जीविका पर खतरे की स्थिति बन रही है, सबसे गरीब समुदायों को ही भुखमरी और कुपोषण के बढ़ने के समेत जलवायु परिवर्तन के सबसे बुरे प्रभावों से ग्रस्त होना पड़ेगा। दूसरी ओर गरीबी जो है जलवायु परिवर्तन की कारक है, क्योंकि निराशोन्मत्त समुदाय अपनी वर्तमान आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए संसाधनों के अधारणीय यानी अनसस्टेनेबल उपयोग का आश्रय लेते हैं। तो यहाँ पर हमने पैराग्राफ देख लिया है। अब आपका यहाँ पे प्रश्न नंबर 1 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा उपर्युक्त परिच्छेद का सर्वाधिक तार्किक उपनिगमन यानी कोरोलरी है? तो यहाँ पर हम देखते हैं, पहला है यहाँ पर आपका, सरकार को गरीबी उन्मूलन कार्यक्रमों के लिए अधिक निधियों का आवंटन यानी निधियों का मतलब है फंड करना चाहिए और निर्धन समुदायों को दिए जाने वाले खाद्य उपदानों यानी सब्सिडीज में वृद्धि करनी चाहिए। सेकंड, निर्धनता तथा जलवायु के प्रभाव एक दूसरे को बढ़ावा देते हैं, इसलिए हमें अपनी खाद्य प्रणालियों की पुनर्कल्पना करनी होगी। अगला है, विश्व के सभी देशों को गरीबी और कुपोषण से लड़ने के लिए एकजुट होना ही चाहिए और गरीबी को एक सार्वभौमिक समस्या की भांति देखना चाहिए। अगला है, हमें तुरंत अधारणीय यानी अनसस्टेनेबल कृषि पद्धतियों को बंद कर देना चाहिए और खाद्य कीमतों को नियंत्रित करना चाहिए। तो देखिए, आपने जो पूरा पैराग्राफ देखा है, उस पैराग्राफ में आपसे क्या समझ में आया? यहाँ पर आपको ये समझ में आया कि कहीं ना कहीं जो गरीबी है यानी जलवायु परिवर्तन है, इससे लोग भुखमरी के शिकार हो रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं फसलों में रुकावट हो रही है, कीमतों में वृद्धि हो रही है। एक तो आपने ये कारण देखा। दूसरा देखा कि जो गरीबी है वो जलवायु परिवर्तन की एक कारक भी है, क्योंकि यहाँ पर जो निराशा वाला समुदाय है अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए संसाधन जो भी मौजूद हैं उनका अनसस्टेनेबल तरीके से प्रयोग करने का आश्रय लेता है। तो ये बात आपने यहाँ पर देखी है। तो इसका यहाँ पर निष्कर्ष ये निकल कर आता है कि निर्धनता और जलवायु के प्रभाव जो हैं एक दूसरे को बढ़ावा देते हैं और ऐसे में हमें अपनी खाद्य प्रणालियों की पुनर्कल्पना करनी होगी। देखिए, हमेशा याद रखना, जब मैं आपसे फिर से रिपीट कर रहा हूँ, जब भी आप पैसेज से क्वेश्चन को यहाँ पर आप देखेंगे तो हमेशा पैसेज के अंदर जो भी लैंग्वेज दी हुई है उसी लैंग्वेज में आप देखेंगे, उससे बाहर नहीं जाएंगे। आपके पूरे पैसेज में कहीं भी फंडिंग की बात नहीं की गई है, कहीं भी सब्सिडी की बात नहीं की गई है, तो पहला तो होगा ही नहीं। यहाँ पर यह भी नहीं कहा गया है कि भाई विश्व के सभी देशों को इसके लिए एकजुट होना चाहिए, ये बात विश्व के संदर्भ में नहीं कही गई है। हमें तुरंत अधारणीय कृषि पद्धतियों को बंद कर देना चाहिए। यहाँ पर भी आपने देखेंगे एंड वाली लाइन में ये बात जरूर कही गई है, लेकिन ये बात नहीं कही गई है कि भाई अधारणीय जो कृषि पद्धतियाँ हैं इनको बंद कर दीजिए, ये बात नहीं कही गई है। तो यहाँ पर केवल और केवल आपका बी वाला कथन सही है। तो आंसर है आपका बी। आपका सेकंड परिच्छेद है, विश्व वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट यानी ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट ने पाया है कि उन्नत अर्थव्यवस्थाओं से उभरती हुई अर्थव्यवस्थाओं के कुल ऋण और इक्विटी निवेशों में किया गया पोर्टफोलियो निवेश का अंश पिछले दशक में दुगना होकर 12% हो गया है। इस घटना के भारतीय नीति निर्माताओं पर प्रभाव संभावित है, क्योंकि ऋण तथा इक्विटी बाजारों में विदेशी पोर्टफोलियो निवेश बढ़ता रहा है। इस घटना को एक आशंका भी बताया जा रहा है कि यूनाइटेड स्टेट्स फेडरल रिजर्व की मात्रात्मक ढील यानी क्वांटिटेटिव ईजिंग नीति में आसन उत्क्रमण यानी इमिनेंट रिवर्सल होने की दशा में एक श्रृंखलाबद्ध प्रतिक्रिया के रूप में विश्व की वित्तीय स्थिरता खतरे में पड़ सकती है। यानी ये बात यहाँ पर बोली गई है। चलिए, अब इससे सेकंड वाला प्रश्न जो है वो हम देख लेते हैं। उपर्युक्त परिच्छेद से निम्नलिखित में से कौन सा सर्वाधिक तर्कसंगत और निर्णायक अनुमान यानी इन्फेरेंस निकाला जा सकता है? पहला, उभरती हुई अर्थव्यवस्थाओं के लिए विदेशी पोर्टफोलियो निवेश अच्छे नहीं हैं। सेकंड, उन्नत अर्थव्यवस्थाएं विश्व की वित्तीय स्थिरता को खोखला करती हैं। अगला है, भारत को भविष्य में विदेशी पोर्टफोलियो निवेश स्वीकार करने से बचना चाहिए। अगला है, उभरती हुई अर्थव्यवस्थाओं को उन्नत अर्थव्यवस्थाओं से मिलने वाले आघात का खतरा रहता है।
देखिए यहाँ पर आप ये पूरा पैराग्राफ पढ़ेंगे तो पूरा, अगर आप जो पैराग्राफ का एक अंश आता है, यानी कि यहाँ पे एक श्रृंखला अभिक्रिया की बात कही गई है, और ये तब उत्पन्न होती है जब खास करके यूएसए जैसी जो विकसित अर्थव्यवस्थाएं हैं अपने यहाँ क्वांटिटेटिव ईजिंग की नीति को पुनः लागू कर देती हैं, और ये जो है ये विदेशी पोर्टफोलियो निवेश में कमी करके भारत जैसी उभरती हुई अर्थव्यवस्था को प्रभावित कर सकता है। ये बात हमने आपकी जो अंतिम वाली जो लाइन है यहाँ पर ये देखी है, ठीक है। ये यहाँ से यहाँ तक आप पढ़ेंगे तो उसके आधार पर यहाँ पर ये निकल कर आ रहा है कि भाई जो उभरती हुई अर्थव्यवस्थाएं हैं इनको उन्नत अर्थव्यवस्था का मतलब क्या है, जो विकसित देशों की अर्थव्यवस्था है, अमेरिका जैसे देश हैं, ठीक है, इसके अलावा आपके यूरोपियन कंट्री हैं, इन अर्थव्यवस्थाओं से मिलने वाले आघात का खतरा रहता है। यहाँ पर ये निष्कर्ष आपका निकल कर आ रहा है, तो यहाँ पर आंसर होगा आपका डी वाला, सेकंड का आंसर होगा आपका डी वाला। अगला परिच्छेद है आपका परिच्छेद 3, खुले में मलत्याग अनर्थकारी हो सकता है जब यह अति सघन आबादी वाले क्षेत्रों में व्यवहार में लाया जा रहा हो, जहां मानव बल को फसलों, कुओं, खाद्य सामग्रियों और बच्चों के हाथों से दूर रखना असंभव होता है। भौम जल यानी ग्राउंड वाटर जो है ये भी खुले में किए गए मलत्याग से संदूषित हो जाता है। आहार में गए अनेक रोगाणु और कृमियां बीमारियां फैलाती हैं। वे शरीर को कैलोरियों और पोषक तत्वों का अवशोषण करने लायक नहीं रहने देते। भारत के लगभग आधे बच्चे कुपोषित बने रहते हैं। उनमें से लाखों उन रोग दशाओं से मर जाते हैं जिनसे बचाव संभव था, जैसे अतिसार, डायरिया। इसके कारण भारतीयों के शरीर औसत रूप से उन लोगों से छोटे हैं जो अपेक्षाकृत गरीब देशों के हैं, जहां लोग खाने में अपेक्षाकृत कम कैलोरियां लेते हैं। इसके अलावा जो न्यून भार, जिसे अंडरवेट कहते हैं, तो अंडरवेट माताएं ऐसे अविकसित यानी स्टंटेड बच्चे पैदा करती हैं जो आसानी से बीमारी का शिकार हो जाते हैं और अपनी पूरी संज्ञानात्मक संभावनाओं यानी कि जो कॉग्निटिव पोटेंशियल जिसे कहते हैं, इसको विकसित करने में असफल रह सकते हैं। जो रोगाणु पर्यावरण में निर्मुक्त हो जाते हैं वे न केवल अमीर और गरीब बल्कि शौचालयों का प्रयोग करने वालों को भी एक समान हानि पहुंचाते हैं। तो चलिए अब यहाँ पे प्रश्न को देख लेते हैं। तीसरा प्रश्न है अब आपका इस पैराग्राफ से, उपर्युक्त परिच्छेद से निम्नलिखित में से कौन सा सबसे निर्णायक अनुमान इन्फरेंस निकाला जा सकता है। पहला है यहाँ पर, भारत की केंद्रीय और राज्य सरकारों के पास इतने पर्याप्त संसाधन नहीं है कि प्रत्येक घर के लिए एक शौचालय सुलभ करा सकें। सेकंड, खुले में मलत्याग भारत की सर्वाधिक महत्वपूर्ण लोक स्वास्थ्य समस्या है। अगला है, खुले में मलत्याग भारत के कार्यबल यानी वर्कफोर्स की मानव पूंजी यानी ह्यूमन कैपिटल में हिनास लाता है। खुले में मलत्याग सभी विकासशील देशों की लोक स्वास्थ्य समस्या है। तो देखिए, अगर आप यहाँ पर अपने यहाँ चलते हैं, इस प्रश्न को देखते हैं, तो आप ये जो एंड की लाइन है यानी कि जो रोगाणु किससे उत्पन्न होते हैं, खास करके खुले में शौच करने से उत्पन्न होते हैं। जो रोगाणु आपके पर्यावरण में निर्मुक्त हो जाते हैं, ये न केवल अमीर पर बल्कि गरीब पर भी, बल्कि जो शौचालयों का प्रयोग करने वाले लोग हैं इन सब पर भी एक समान हानि पहुंचाते हैं। ये बात आपने यहाँ पर जो आपका पैराग्राफ है इसकी अंतिम लाइन में देखी है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो खुले में मलत्याग हो रहा है ये भारत के जो कार्यबल है, कार्यबल का मतलब क्या हुआ, जो भी यहाँ पर सक्षम जनसंख्या है और ये इसकी मानव पूंजी ह्यूमन कैपिटल है, इसमें हिनास लाता है। यहाँ पर ये निष्कर्ष इसका निकल कर आ रहा है, यानी कि आप ये पूरा निष्कर्ष निकालेंगे पूरे गद्यांश में, लेखक खुले में मलत्याग के संभावित नुकसान और उससे होने वाली परेशानियों की चर्चा करने के साथ साथ इस बात को भी यहाँ पे स्पष्ट कर रहा है कि मानव शरीर को किस प्रकार प्रभावित कर रहा है, यानी मानव शरीर को ये किस प्रकार प्रभावित कर रहा है। तो यहाँ पर आंसर होगा आपका सी वाला, यानी सी वाला विकल्प यहाँ पर सही है। अगला प्रश्न है अब आपका, यानी परिच्छेद 4 है आपका, हम सामान्यतः लोकतंत्र की बात करते हैं पर जब किसी विषय विशेष पर बात आती है तो हम अपनी जाति या समुदाय या धर्म से संबंध रखना ज़्यादा पसंद करते हैं, और कहीं ना कहीं ये बात सही भी है। जब तक हम इस तरह के प्रलोभन से ग्रस्त रहेंगे हमारा लोकतंत्र एक बनावटी लोकतंत्र बना रहेगा। हमें इस स्थिति में होना चाहिए कि मनुष्य को मनुष्य की इज्जत मिले और विकास के अवसर उन तक पहुँचें जो उसके योग्य हैं, न कि उन्हें जो अपने समुदाय या प्रजाति के हैं। हमारे देश में पक्षपात या तथ्य बहुत असंतोष और दुर्भावना के लिए उत्तरदायी रहा है। अब देखिए, इससे चौथा वाला प्रश्न निकलता है, तो देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा उपर्युक्त परिच्छेद का सर्वोत्तम सारांश प्रस्तुत करता है। पहला है यहाँ पर, हमारे देश में अनेक जातियों, समुदायों और धर्मों की अत्यधिक विविधता है। सेकंड, सच्चा लोकतंत्र सभी को समान अवसर देकर ही स्थापित किया जा सकता है। अगला है, अब तक हम में से
कोई भी वास्तव में लोकतंत्र का अर्थ समझ नहीं सका है। हमारे लिए कभी संभव नहीं होगा कि हम अपने देश में सच्चा लोकतांत्रिक शासन स्थापित कर सकें। देखिए, यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि जो आपका पैसेज है, ये पैसेज आपका पक्षपात का समर्थन नहीं कर रहा है। खास करके ये इसे दुर्भावनाओं और बनावटी लोकतंत्र के लिए उत्तरदायी मान रहा है। यानी दुर्भावनाएं जो होती हैं लोगों के साथ, और खास करके लोग क्या करते हैं, अपने अपने हितों को साधने के लिए अपनी अपनी जाति या समुदाय को पकड़ लेते हैं, तो ये यहाँ पर इसको उत्तरदायी मान रहा है। यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ पर जो आपका विकल्प ए है, यानी यहाँ पर बोला गया है हमारे देश में अनेक जातियाँ, समुदाय और धर्मों की अत्यधिक विविधता है, ये कारण नहीं है। यानी कि ये कोई कारण नहीं है कि हमारे देश में ये सब विविधता है, इस वजह से लोग अपनी अपनी जाति या समुदाय का फेवर करते हैं, ये कोई कारण नहीं है। तो यहाँ पहला वाला कारण तो अपने आप गलत हो गया। यहाँ डी वाला कारण कह रहा है कि हमारे लिए कभी संभव नहीं होगा कि हम अपने देश में सच्चा लोकतांत्रिक शासन स्थापित कर सकें, ये भी कारण गलत है। यानी कि यहाँ पर ये कारण भी निकल कर नहीं आ रहा है कि यहाँ पर कि हमारे लिए संभव नहीं है कि देश में सच्चा लोकतांत्रिक शासन स्थापित कर सकें, क्योंकि यहाँ पे पैराग्राफ में बहुत अल्प बात कही गई है, बहुत लंबी बात यहाँ पे नहीं कही गई है। बी वाला है सच्चा लोकतंत्र सभी को समान अवसर देकर ही स्थापित किया जा सकता है। अगला है अब तक हम में से कोई भी वास्तव में लोकतंत्र का अर्थ समझ नहीं सका है। देखिए, यहाँ पर समान अवसर तो हमारे यहाँ मिले हुए हैं, हमारे यहाँ ऐसा थोड़ी ना समान अवसर नहीं मिले, समान अवसर तो दिए गए, संविधान ने दिए हैं। सबसे बड़ी बात क्या है, सबसे बड़ी बात यह है कि हम आज दिन तक लोकतंत्र का जो वास्तविक अर्थ है वो समझ नहीं पाए हैं। ये वाला बिल्कुल आपका यहाँ सही निकल रहा है। यानी हमारे यहाँ जो विविधता है, उस विविधता को देखते हुए हमारे यहाँ समान अवसर दिए गए हैं, लेकिन सबसे जो कमी हमारे यहाँ किस बात की है कि अब तक हम में से कोई भी वास्तव में लोकतंत्र का अर्थ समझ नहीं सका है। यानी हम लोग थोड़ा सा समृद्ध हो जाते हैं तो क्या करते हैं, अपने समुदाय का समर्थन करने लगते हैं। हम ये नहीं देखते हैं कि हमें विविधता का सम्मान करना, नहीं, अपनी अपनी जाति, अपने अपने धर्म में उलझ कर रह जाते हैं। तो यहाँ पर आपका चौथे का जो है सी वाला जो है कथन ज़्यादा सही है, तो आंसर है आपका सी वाला। आपका अगला परिच्छेद है, 5वां परिच्छेद है, बचत संग्रहण हेतु सुरक्षित, विश्वसनीय और वैकल्पिक वित्तीय साधन यानी फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स प्रदान करने वाली औपचारिक वित्तीय संस्थाओं का होना, स्थापित किया जाना मूलभूत रूप से आवश्यक है। बचत करने के लिए व्यक्तियों को बैंक जैसी सुरक्षित और विश्वसनीय वित्तीय संस्थाओं के सुलभ होने की और उपयुक्त वित्तीय संसाधनों और पर्याप्त वित्तीय प्रोत्साहनों की आवश्यकता होती है। इस तरह की सुलभता भारत जैसे विकासशील देशों में और उस पर भी ग्रामीण क्षेत्रों में सभी लोगों को हमेशा उपलब्ध नहीं है। यानी कि यहाँ पर बताया गया है कि जो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट हैं, वित्तीय साधन है, खास करके कहाँ पर आपके विकासशील देशों में, ध्यान देना, यहाँ पर हमारे यहाँ विकासशील देशों में और उस पर भी जो उनमें रूरल एरिया है, ग्रामीण क्षेत्र हैं, वहाँ पर इस तरह की जो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट हैं यानी कि जो वित्तीय साधन है वो उपलब्ध नहीं है। ये यहाँ पे पैराग्राफ में बात कही गई है। बताया गया है कि बचत से गरीब परिवारों को नकदी प्रवाह की अस्थिरता के प्रबंधन में मदद मिलती है। यानी जो लोग सेविंग्स करते हैं, अपने फ्यूचर के लिए कुछ बचा के रखते हैं, उससे क्या होता है, कभी उनके सामने कैश का संकट नहीं आता है। कभी भी अपनी विपरीत परिस्थिति में भी वो जो उन्होंने धन संचित करके रखा है, रिजर्व करके रखा है, उस रिजर्व से वो उसका उपयोग कर पाते हैं और इस संकट से कहीं ना कहीं जल्दी उभर पाते हैं। अस्थिरता के प्रबंधन में मदद मिलती है, उपभोग में आसानी होती है और कार्यशील पूंजी के निर्माण में मदद मिलती है। औपचारिक बचत तंत्र के सुलभ न होने से गरीब परिवारों में तुरंत खर्च कर देने के प्रलोभनों को बढ़ावा मिलता है। आपने पैराग्राफ यहाँ पर देख लिया है। अब चलिए आपके 5वें प्रश्न पर आते हैं। 5वां प्रश्न कहता है यहाँ पर उपर्युक्त परिच्छेद के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पूछा गया है यहाँ पर कौन सा कथन आपका सही है। पहला है भारतीय वित्तीय संस्थाएं ग्रामीण परिवारों को अपनी बचत के संग्रहण के लिए कोई वित्तीय साधन उपलब्ध नहीं कराती। ये गलत है, सरासर गलत है। यहाँ पे बोला गया कोई वित्तीय साधन उपलब्ध नहीं कराती। हमारे यहाँ हम ये कह सकते हैं कि हमारे यहाँ जो ग्रामीण परिवेश में जो ये संस्थाएं खोली गई हैं उनकी संख्या अभी कम है, लेकिन हाँ ये बिल्कुल नहीं कह सकते हैं कि हमारे यहाँ जो वित्तीय संस्थाएं हैं वो ग्रामीण क्षेत्र में कोई भी वित्तीय साधन उपलब्ध नहीं करवाती हैं। ये पूरी तरह से गलत है। हम ये तो मान सकते हैं कि हमारे यहाँ जो भी साधन मौजूद हैं वो अभी भी रूरल एरिया तक में अच्छी तरीके से पहुँचे नहीं है, या पे पहुँचे भी हैं तो उन तक लोगों की पहुँच अभी नहीं स्थापित हो पाई, हम ये तो कह सकते हैं। लेकिन यहाँ पर ये बात कही गई है कि कोई वित्तीय साधन उपलब्ध नहीं कराए गए हैं, ये बात गलत है। सेकंड है गरीब परिवार उपयुक्त वित्तीय साधनों के सुलभ न होने के कारण अपनी आय बचत को व्यय करने की ओर प्रवृत्त होते हैं। देखिए मेन बात क्या है, क्योंकि ज़्यादातर जो बैंकिंग सिस्टम है, ज़्यादातर ये सब चीज़ें जो स्थापित की गई हैं वो किसी नगरों में स्थापित की गई हैं या फिर जो बड़े बड़े गाँव में वहाँ पर स्थापित की गई हैं। इसके अलावा लोगों के अंदर कहीं ना कहीं इस शिक्षा का अभाव है।
यानी कि जो बैंकिंग का महत्व क्या है, बैंकिंग लोगों के जीवन पर किस तरह से असर डालता है, इन सब कह सकते हैं इन सब शिक्षा का भी अभाव है। तो इस वजह से लोग कहीं ना कहीं इनकी ओर उन्मुख नहीं हो पा रहे हैं। तो गरीब परिवार उपयुक्त वित्तीय साधनों के सुलभ न होने के कारण अपनी आय बचत को व्यय करने की ओर प्रवृत्त होते हैं। यानी कि ऑब्वियस सी बात है, जब सेविंग नहीं कर पाएंगे तो क्या होगा, अपनी जो भी इनकम है या बचत है उसको खास करके खर्च कर देंगे। तो यहाँ पर सेकंड वाला कथन आपका बिल्कुल सही है। तो आंसर होगा आपका बी, केवल सेकंड वाला, यानी केवल सेकंड वाला कथन यहाँ पर आपका सही है। छठवां आपका प्रश्न है, इसी परिच्छेद से है आपका, इस परिच्छेद के द्वारा क्या महत्वपूर्ण संदेश दिया गया है। ए, अधिक बैंकों को स्थापित करना। अगला है जीडीपी की समृद्धि दर को बढ़ाना, बैंक जमा यानी डिपॉजिट पर ब्याज दर को बढ़ाना, वित्तीय समावेशन को प्रोत्साहित करना। देखिए यहाँ पर आप देखेंगे तो ये ए वाला कथन भी गलत है, बी वाला भी गलत है, सी वाला भी गलत है। सबसे ज़्यादा जरूरत हमें क्या है, सबसे ज़्यादा जरूरत हमारे यहाँ क्या है, इस गद्यांश का जो पूरा मूल सार ये कह रहा है कि हमें वित्तीय समावेशन को प्रोत्साहित करने की जरूरत है। यानी कि हमारा हर भारतीय नागरिक आप वित्तीय समावेशन की कड़ी का हिस्सा बन पाए। जैसे जनधन अकाउंट जो खुलवाए गए थे, उन्हें खुलवाने का रीजन भी यही था कि जो ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है वित्तीय समावेशन को की ओर प्रोत्साहित हो सकें। तो यहाँ पर आपका छठवें का आंसर होगा डी वाला। आपका अगला परिच्छेद है, छठवां परिच्छेद है, सरकारों को ऐसे कदम उठाने पड़ सकते हैं जो अन्यथा व्यक्तियों के मौलिक अधिकारों का अतिलंघन करते हैं, जैसे किसी व्यक्ति की इच्छा के विरुद्ध उसकी भूमि का अधिग्रहण करना या किसी भवन निर्माण की अनुमति देने से इनकार करना। किंतु जिस बृहत्तर लोकहित के लिए ऐसा किया जाता है उसे जनता यानी संसद द्वारा प्राधिकृत किया जाना आवश्यक है। प्रशासन के विवेकाधिकार को समाप्त किया जा सकता है, क्योंकि सरकार को अनेकों कार्य करने पड़ रहे हैं। इस अधिकार को सीमा में रखना निरंतर कठिन होता जा रहा है। जहां विवेकाधिकार का प्रयोग करना होता है वहां उस अधिकार के दुरुपयोग को रोकने के लिए नियम एवं रक्षोपाय अवश्य होने चाहिए। यानी कि कहने का मतलब क्या है, कई बार हमें क्या होता है, कई बार प्रशासनिक अधिकारियों को विवेकाधिकार का इस्तेमाल करना होता है, तो उनके लिए ये भी बात मानी गई है कि जहाँ पर विवेकाधिकार का इस्तेमाल करना होता है तो वहाँ पर क्या होता है, कई बार लोग अपना काम मनमाने ढंग से करते हैं। तो उनके मनमाने जो अधिकार हैं या उसका दुरुपयोग जो कर रहे हैं उनको रोकने के लिए नियम भी होने चाहिए और रक्षोपाय भी यहाँ पर अवश्य होने चाहिए। ये बात यहाँ पे कही गई है। ऐसी व्यवस्था की युक्ति करनी होगी जो विवेकाधिकारों के दुरुपयोग को यदि रोक ना सके तो न्यूनतम ही कर सके। सरकारी कार्य मान्य नियमों और सिद्धांतों के ढांचे के अंतर्गत ही किए जाने चाहिए तथा निर्णय समान रूप से पूर्वानुमेय यानी प्रेडिक्टेबल होना चाहिए। ये बात यहाँ पर कही गई है। अब देखिए इससे सातवां प्रश्न आपका जो है इस गद्यांश से वो हम देख लेते हैं। उपर्युक्त परिच्छेद से निम्नलिखित में से कौन सी सर्वाधिक तार्किक धारणा बनाई जा सकती है। पहला, सरकार को प्रशासन के सभी विषयों पर हमेशा विस्तृत विवेकाधिकार दिया जाना चाहिए। सेकंड, प्राधिकार के अनन्य विशेषाधिकार के प्रभावी होने की अपेक्षा नियमों और रक्षोपायों की सर्वोच्चता अभिभावी होनी चाहिए। अगला है, संसदीय लोकतंत्र तभी संभव है यदि सरकार को अपेक्षाकृत अधिक विस्तृत विवेकाधिकार प्राप्त हों। अगला है, उपयुक्त में से कोई भी कथन ऐसी तार्किक धारणा नहीं है जो इस परिच्छेद से बनाई जा सके। देखिए यहाँ पर जो गद्यांश है, गद्यांश इस विचार पर चर्चा कर रहा है। गद्यांश में विचार की यहाँ पे चर्चा की गई है कि जहाँ भी विवेकाधिकार जो है इसका प्रयोग किया जाना हो तो शक्ति के दुरुपयोग से बचने के लिए यहाँ पर नियम और रक्षोपाय यहाँ पर अवश्य होने चाहिए। तो इस हिसाब से यहाँ पर आपका बी वाला कथन यहाँ पर बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर आंसर होगा आपका सातवें का बी। सातवां पैसेज है आपका, यहाँ पे कहा गया है कि भारत जो है सतत उच्च मुद्रास्फीति से ग्रस्त रहा है। निर्देशित कीमतों में वृद्धि, मांग और पूर्ति में असंतुलन, रुपए के अवमूल्यन से बदतर हुई आयातित मुद्रास्फीति और सट्टेबाजी, इन सब ने मिलकर उच्च मुद्रास्फीति को बनाए रखा है। यदि इन सभी में कोई एक समान तत्व है तो वह यह है कि इनमें से कई आर्थिक सुधारों के परिणाम हैं। अंतर्राष्ट्रीय कीमतों में बदलाव के प्रभावों के प्रति भारत की सुभेद्यता यानी वल्नरेबिलिटी व्यापार उदारीकरण के साथ साथ और बढ़ी है। उपदानों को कम करने के प्रयासों के कारण उन वस्तुओं की कीमतों में निरंतर वृद्धि हुई है जो निर्देशित हैं। ये बात यहाँ पे बताई गई है। तो आठवां प्रश्न है अब आपका इस पैसेज से, उपयुक्त परिच्छेद में अंतर्निहित सर्वाधिक तार्किक, तर्कसंगत और महत्वपूर्ण संदेश क्या दिया है। पहला है यहाँ पर, मौजूदा परिस्थितियों में भारत को पूरी तरह से व्यापार उदारीकरण की नीतियों एवं सभी उपदानों से बचना चाहिए। ये कहा गया है इसमें? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं कहा गया है। अपनी विशिष्ट सामाजिक आर्थिक स्थिति के कारण भारत अभी व्यापारिक उदारीकरण की प्रक्रिया के लिए तैयार नहीं है। ये बात भी यहाँ पर नहीं कही गई है।
निकट भविष्य में भारत में सतत निर्धनता एवं मुद्रास्फीति की समस्याओं का कोई समाधान नहीं दिखता है। देखिए, हम यहाँ पे समाधान तक नहीं गए हैं। पहली बात ध्यान देना, यहाँ पे हम पैराग्राफ, छोटा सा पैराग्राफ है, आप दोबारा पढ़ना। हम यहाँ पर समाधान तक नहीं गए हैं, तो हमें यहाँ पर समाधान के बारे में सोचना ही व्यर्थ है। तो यहाँ पर सी वाला कथन भी गलत हो जाएगा। अगला है, आर्थिक सुधार प्राय उच्च मुद्रास्फीति वाली अर्थव्यवस्था उत्पन्न कर सकते हैं। हाँ, ये बात बिल्कुल स्पष्ट है कि गद्यांश स्पष्ट रूप से इस बात की ओर संकेत कर रहा है कि आर्थिक सुधार और व्यापार के उदारीकरण में वृद्धि ने भारत में मुद्रास्फीति की स्थिति को और बिगाड़ दिया है। ये बात यहाँ पर निकल कर आ रही है। तो यहाँ पर 8वें का आंसर होगा आपका डी वाला। अगला परिच्छेद है आपका 8वां परिच्छेद है, कोई भी अधिकार परम, अनन्य और अनुल्लंघनीय नहीं है। इसी तरह व्यक्तिगत संपत्ति के अधिकार को उसकी कल्पित वैधता के बृहत्तर संदर्भ में देखा जाना चाहिए। व्यक्तिगत संपत्ति के अधिकार में स्वतंत्रता के सिद्धांत का समता के सिद्धांत के साथ और इन दोनों का सहयोग के सिद्धांत के साथ समन्वय होना चाहिए। अब देखिए, नवा प्रश्न है आपका इसी परिच्छेद से। उपर्युक्त परिच्छेद में दिए गए तर्क के आलोक में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सबसे अधिक विश्वासप्रद स्पष्टीकरण है, यहाँ पे पूछा गया है। पहला है यहाँ पर, व्यक्तिगत संपत्ति का अधिकार संविधियों और धर्म ग्रंथों द्वारा विधिवत समर्थित एक नैसर्गिक यानी कि जन्मसिद्ध अधिकार है। ये यहाँ पे गलत है, क्योंकि यहाँ पर ना तो इस धर्म ग्रंथों की चर्चा की गई है, ना तो विधिवत समर्थित की बात कही गई है, और ना ही यहाँ पर नैसर्गिक यानी जन्मजात अधिकार की बात कही गई है। तो यहाँ पर पहला वाला कथन गलत हो जाएगा। व्यक्तिगत संपत्ति एक चोरी है तथा शोषण का उपकरण है, अतः व्यक्तिगत संपत्ति का अधिकार आर्थिक न्याय का उल्लंघन है। ध्यान देना, हमें पैसेज से बाहर नहीं जाना है, हमें पैसेज के भीतर ही देखना है। पूरा पैसेज यहाँ पर ये बिल्कुल नहीं कह रहा है कि ये आर्थिक न्याय का उल्लंघन है, ये बात यहाँ पर कहीं भी नहीं आ रही है। व्यक्तिगत संपत्ति का अधिकार वितरक न्याय का उल्लंघन है तथा सहयोग के सिद्धांत को नकारता है, ये भी गलत है। यानी कि ये बिल्कुल गलत है कि भाई ये जो वितरक न्याय है इसका उल्लंघन कर रहा है और सहयोग के सिद्धांत को कह सकते हैं नकार रहा है, ये भी गलत है। अगला है, आर्थिक न्याय का व्यापक विचार इस बात की मांग करता है कि प्रत्येक व्यक्ति के संपत्ति अर्जन के अधिकार को दूसरों के संपत्ति अर्जन के अधिकार के साथ सामंजस्यपूर्ण होना चाहिए। ये यहाँ पर कहीं ना कहीं निकल कर आ रहा है, यानी गद्यांश स्पष्ट रूप से इस बात का उल्लेख कर रहा है कि व्यक्तिगत संपत्ति का अधिकार स्वतंत्रता, एकता और सहयोग के सिद्धांत के साथ सामंजस्यपूर्ण होना चाहिए। तो यहाँ पर इस हिसाब से आपका डी वाला कथन आपका ज्यादा उपयुक्त है। तो आंसर है 9वें का आपका डी वाला। अगला परिच्छेद है, परिच्छेद आपका 9वां है, मानव एवं राज्य के मध्य संघर्ष उतना ही पुराना है जितना कि राज्य का इतिहास। यद्यपि सदियों से राज्य एवं व्यक्ति के प्रतिस्पर्धी दावों के बीच तालमेल बनाने के प्रयास हुए हैं, किंतु समाधान अभी भी दूर प्रतीत होता है। यह मुख्यतः इसलिए है क्योंकि मानव समाज की प्रगति गतिशील है, जिसमें पुराने मूल्यों और विचारों ने निरंतर नए मूल्यों और विचारों को स्थान दिया है। यह स्पष्ट है कि यदि व्यक्तियों को बोलने और कार्य करने की निरपेक्ष स्वतंत्रता दे दी गई तो उसका परिणाम अव्यवस्था, विनाश एवं अराजकता में हो सकता है। ये बात यहाँ पर बोली गई है। तो 10वां प्रश्न है अब आपका, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक लेखक के दृष्टिकोण का सर्वोत्तम सारांश प्रस्तुत करता है। पहला है, राज्य और व्यक्ति के दावों के बीच संघर्ष अनसुलझा बना रहता है। अराजकता और अव्यवस्था लोकतांत्रिक परंपराओं के स्वाभाविक परिणाम हैं। अगला है, मानव समाज की गतिशील प्रकृति के बावजूद प्राचीन मूल्य, विचार और परंपराएं बनी रहती हैं। अगला है, वाक स्वातंत्र्य यानी फ्रीडम ऑफ स्पीच की संवैधानिक गारंटी समाज के हित में नहीं है। देखिए, यहाँ पर ये गद्यांश जो है ये स्पष्ट रूप से इस बात का यहाँ पर उल्लेख कर रहा है कि व्यक्ति और राज्य के बीच संघर्ष का समाधान अभी भी दूर प्रतीत होता है। यानी यहाँ पर ये बात साफ साफ ऊपर कही गई है कि यहाँ पर जो व्यक्ति और राज्य है तो इनके मध्य अभी भी जो समाधान है वो दूर प्रतीत होता है, यानी अभी भी ऐसा ये समाधान निकल नहीं पाया है। तो ये लाइन आपकी ये मैंने हाईलाइट कर रखी है और इस लाइन में बात ये बोली गई है। तो इस आधार पर आपका ये निष्कर्ष यहाँ पर ये निकल सकता है, यानी यहाँ पर ये निष्कर्ष निकल सकता है कि राज्य और व्यक्ति के दावों के बीच जो संघर्ष चल रहा है वो आज भी अनसुलझा बना रहता है। ये ज़्यादा यहाँ पर सटीक है। तो 10वें का आंसर होगा आपका ए वाला। 10वां परिच्छेद है आपका, जलवायु परिवर्तन एक ऐसा जटिल नीतिगत मुद्दा है जो वित्त पर व्यापक प्रभाव डालता है। जलवायु परिवर्तन से निपटने वाले हर प्रयास में अंततः लागत शामिल है। ध्यान देना कि जलवायु परिवर्तन से निपटने वाले हर प्रयास में क्या है, लागत शामिल है। भारत जैसे देशों के लिए
अनुकूलन यानी एडेप्टेशन तथा न्यूनीकरण यानी मिटिगेशन, अनुकूलन यानी एडेप्टेशन और मिटिगेशन की योजनाओं और परियोजनाओं के अभिकल्पन और कार्यान्वयन के लिए निधियन यानी फंडिंग अत्यावश्यक है। निधि का अभाव अनुकूलन योजनाओं के कार्यान्वयन में एक बड़ी बाधा है। जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन यानी यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज UNFCCC के अंतर्गत बहुस्तरीय वार्ताओं में विकासशील देशों द्वारा उनके घरेलू न्यूनीकरण तथा अनुकूलन कार्यों के संवर्धन के लिए अपेक्षित वित्तीय सहायता का पैमाना तथा परिमाण सघन चर्चा के विषय हैं। यह सम्मेलन विकसित देशों पर वायुमंडल में ग्रीन हाउस गैसों के जमाव में उनके योगदान के आधार पर वित्तीय सहायता का प्रावधान करने की समान रूप से जिम्मेदारी डालता है। इस कार्य की मात्रा तथा उसके लिए निधियों की आवश्यकता को देखते हुए विकासशील देशों की मौजूदा तथा अनुमानित यानी प्रोजेक्टेड आवश्यकताओं के लिए जरूरी घरेलू संसाधन वित्तीय संसाधन कम पड़ने की संभावना है। इस सम्मेलन की बहुपक्षीय क्रियाविधि के माध्यम से किया गया वैश्विक निधियन न्यूनीकरण प्रयासों के वित्त पोषण के लिए उनकी घरेलू क्षमता की वृद्धि करेगा। तो हमने यहाँ पर पूरा पैराग्राफ देख लिया है। चलिए प्रश्नों को देखते हैं इससे। 11वां प्रश्न है आपका इसी से। इस परिच्छेद के अनुसार जलवायु परिवर्तन में विकासशील देशों की भूमिका के संदर्भ में UNFCCC के अंतर्गत बहुपक्षीय वार्ताओं में निम्नलिखित में से कौन सा गहन चर्चा का विषय है। तो नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके आपको सही उत्तर का चयन करना है। पहला है अपेक्षित वित्तीय सहायता का पैमाना तथा परिमाण, यानी कि यहाँ पर आप ये जो लाइन देख रहे हैं कि यह सम्मेलन विकसित देशों पर वायुमंडल में ग्रीन हाउस गैसों के जमाव में उनके योगदान के आधार पर वित्तीय सहायता का यहाँ पे प्रावधान करने की समान रूप से जिम्मेदारी डालता है। यानी जिन लोगों ने सबसे ज़्यादा ग्रीन हाउस गैसों में को बढ़ाने में योगदान दिया है तो उनसे ये उनके ऊपर कंडीशन ये रखी गई है कि वो लोग वित्तीय सहायता भी करेंगे। किनकी? जो विकासशील देश हैं उनकी। तो यहाँ पर पहला वाला कथन यहाँ बिल्कुल सही है। अपेक्षित वित्तीय सहायता का पैमाना तथा परिमाण। विकासशील देशों में जलवायु परिवर्तन के कारण होने वाली उपज की हानि। देखिए यहाँ पर पूरा पैराग्राफ अगर आप कहीं भी देख लें तो पूरे पैराग्राफ में ये बात कहीं भी नहीं कही गई है कि जो जलवायु परिवर्तन है कहीं ना कहीं कृषि पर या उपज पर हानि दर्शा रहा है। ये बात यहाँ पर कहीं भी नहीं कही गई है। आप पूरे पैराग्राफ में उठाकर देख लें, कहीं भी उपज पर बात नहीं कही गई है कि उपज में हानि हो रही है। तो सेकंड वाला कथन गलत हो जाएगा। विकासशील देशों में न्यूनीकरण तथा अनुकूलन कार्यों का संवर्धन करना। हाँ, ये बात बिल्कुल सही है कि जो विकासशील देश हैं इनमें न्यूनीकरण और अनुकूलन कार्यों का संवर्धन करना। संवर्धन कैसे होगा? इनको हम आर्थिक वित्तीय सहायता प्रदान करवाएंगे तभी तो ये अनुकूलन और न्यूनीकरण कर पाएंगे। तो यहाँ पर आपका केवल आपका 1 और 3 कथन सही है। तो यहाँ पर आंसर होगा आपका सी, केवल 1 और 3। 12वां प्रश्न है अब आपका। इस परिच्छेद में यह सम्मेलन विकसित देशों पर वित्तीय सहायता का प्रावधान करने की जिम्मेदारी किस कारण डालता है? उनका प्रति व्यक्ति आय का उच्चतर स्तर, उनकी जीडीपी की अधिक मात्रा, वायुमंडल में ग्रीन हाउस गैसेस के जमाव में उनका बृहत योगदान। तो देखिए हमने अभी जो पैराग्राफ देखा था ये वाला, यह सम्मेलन विकसित देशों पर वायुमंडल में ग्रीन हाउस गैसों के जमाव में उनके योगदान के आधार पर वित्तीय सहायता का प्रावधान करने की समान रूप से जिम्मेदारी डालता है। यानी इन लोगों ने जो ग्रीन हाउस गैसें हैं इनको बढ़ाने में सबसे ज़्यादा योगदान दिया है तो इनके ऊपर ये जिम्मेदारी डाली गई है इसी वजह से। तो यहाँ पर आपका 12वें का तीसरा वाला कथन आपका सही है। तो आंसर है आपका सी, केवल 3rd। 13वां प्रश्न है अब आपका। विकासशील देशों के संबंध में परिच्छेद से यह अनुमान निकाला जा सकता है कि जलवायु परिवर्तन से उनके घरेलू वित्त का पर प्रभाव पड़ना संभावित है, बहुपक्षीय व्यापार की क्षमता पर प्रभाव पड़ना संभावित है। देखिए यहाँ पर पहला वाला कारण आपका जो है बिल्कुल सही है। जो UNFCCC के अंतर्गत जो जलवायु परिवर्तन नियंत्रण के कार्य की वजह से जो विकासशील देश हैं इनकी आय कम हो रही है। यानी ये बात यहाँ पे शुरुआत में कही गई है कि कहीं ना कहीं इस पर जो भी विकासशील देश कार्य कर रहे हैं भारत जैसे, तो उनकी आय जो है कहीं ना कहीं कम होती जा रही है। ये बात यहाँ पर बात कही गई है। ठीक है, ये वित्तीय सहायता की बात की गई है। तो यहाँ पर ये बात यानी जलवायु परिवर्तन का जो UNFCCC है इसने ये बात यहाँ पर बताई है। तो यहाँ पर आपका पहला वाला कथन जो होगा इससे ये बिल्कुल सही हो जाएगा। सेकंड है बहुपक्षीय व्यापार की क्षमता पर प्रभाव पड़ना संभावित है। अगर आप पूरा पैराग्राफ फिर से आप पढ़ेंगे तो आप ये पाएंगे कहीं पर भी यहाँ पर बहुपक्षीय व्यापार की बात नहीं हुई है, और जिस चीज़ की बात नहीं हुई है उस पर हमें ध्यान देना ही नहीं है। तो यहाँ पर आप ये वाला जो पैराग्राफ है सेकंड वाला आपका जो आपका स्टेटमेंट है ये गलत हो जाएगा। केवल पहला वाला स्टेटमेंट यहाँ पर सही है। तो आंसर होगा यहाँ पर आपका ए, केवल 1।
14वां प्रश्न है अब आपका। इस परिच्छेद में निम्नलिखित में से किस एक पर अनिवार्यतः विचार विमर्श किया गया है? पहला, न्यूनीकरण हेतु सहायता देने के बारे में, विकसित और विकासशील देशों के बीच द्वंद्व, विकसित देशों द्वारा प्राकृतिक संसाधनों के अतिशय दोहन के कारण जलवायु परिवर्तन का होना, अनुकूलन योजनाओं को कार्यान्वित करने में सभी देशों की राजनीतिक इच्छा शक्ति में कमी, जलवायु परिवर्तन के परिणाम के कारण विकासशील देशों की शासन समस्याएं। देखिए, आप ये गद्यांश जहाँ तक पढ़ेंगे तो जहाँ गद्यांश में बात कही गई है कि प्राकृतिक संसाधनों का दोहन, राजनीतिक इच्छा शक्ति की कमी तथा विकासशील देशों की शासन संबंधी समस्याएं फैली हुई हैं इन सब के पीछे। और गद्यांश जो है खास करके UNFCCC में विकसित और विकासशील देशों के बीच की जो गंभीर बहस के सिद्धांत की यहाँ पर चर्चा कर रहा है। यानी यहाँ पर चूंकि विकसित देशों से अपेक्षा ये की जा रही है कि आप लोग इसके लिए फंडिंग जुटाएंगे और ताकि जो विकासशील देश हैं वो एडेप्टेशन और मिटिगेशन के उपायों को अपना सकें। इस वजह से कहीं ना कहीं आप देखेंगे कि जो विकसित और विकासशील देश हैं इनके बीच एक कहीं ना कहीं द्वंद्व की स्थिति है। यानी विकसित देशों को ये लग रहा है कि हमारे ऊपर ये जुर्माना लगाया जा रहा है, हमारे ऊपर ये एक तरह से दंड लगाया जा रहा है, जबकि हमारे ऊपर ये दंड नहीं लगाया जाना चाहिए। तो यहाँ पर पैराग्राफ से ये यहाँ पर सारा सार निकल कर आ रहा है। तो यहाँ पे 14वें का आंसर होगा आपका ए वाला। परिच्छेद आपका 11वां परिच्छेद है अब आपका। अपेक्षाकृत समृद्ध राज्यों की यह जिम्मेदारी बनती है कि वे कार्बन उत्सर्जन को कम करें और स्वच्छ ऊर्जा उत्पादन में निवेश को प्रोत्साहित करें। यानी ये किसको कम करें? कार्बन उत्सर्जन को कम करें और स्वच्छ ऊर्जा उत्पादन में ये निवेश को प्रोत्साहित करें, ये इनसे अपेक्षा की जाती है। ये वे राज्य हैं जिनको बिजली उपलब्ध है, जिनका विकास अपेक्षाकृत तीव्र गति से हुआ है और जिनकी प्रति व्यक्ति आय अब उच्च है, जिस कारण वे भारत की पर्यावरण अनुकूली बनाने का जो भार है ये वहन करने हेतु सक्षम हुए हैं। यानी कि यहाँ पर कुछ ऐसे राज्य अपने भारत में हैं जो क्या है, जिनकी प्रति व्यक्ति आय भी बहुत ज़्यादा है, जिनको बिजली उपलब्ध भी है, ठीक है। इसके अलावा उनका विकास दर भी काफ़ी तीव्र गति है। तो यहाँ पर जैसे एग्जाम्पल दिया गया दिल्ली का। दिल्ली उदाहरण के लिए इस रूप में मदद कर सकती है कि वह छतों के ऊपर सौर पैनल के प्रयोग से अपने स्वयं के उपयोग की स्वच्छ बिजली उत्पादित करे, या वह निर्धन राज्यों को उनकी स्वच्छ ऊर्जा परियोजनाओं के लिए वित्त पोषण करके भी मदद कर सकती है। यह कोई छिपी हुई बात नहीं है कि राज्य विद्युत बोर्ड जो वितरण परिपथ यानी जाल यानी डिस्ट्रीब्यूशनल नेटवर्क है, इसके 95% भाग को नियंत्रित करते हैं, अत्यधिक गहरे घाटे में ये डूबे हुए हैं। यानी कि जो राज्य वितरण बोर्ड है, वास्तविकता ये है कि जो इलेक्ट्रिसिटी है इसका 95% जो भी नेटवर्क है इन्हीं के थ्रू जाता है। लेकिन दिक्कत यहाँ पे ये बताई गई है कि जो राज्य विद्युत बोर्ड है खास करके ये आज भी कितने घाटे में डूबे हुए, अत्यधिक घाटे में ये डूबे हुए हैं। ये घाटे आगे राज्य के सेवा प्रदाताओं यानी कि जो यूटिलिटीज हैं इनको नवीकरणीय ऊर्जा को अपनाने से हतोत्साहित कर रहे हैं, क्योंकि भाई राज्य विद्युत बोर्ड के पास इतना जब घाटा है तो ऐसे में वो समर्थ तो है नहीं कि जो नवीकरणीय ऊर्जा के साधन है उनका प्रयोग कर पाए। तो यही बताया गया है कि भाई ये घाटे हैं ये आगे राज्य के सेवा प्रदाताओं को नवीकरणीय ऊर्जा को अपनाने से हतोत्साहित करते हैं, क्योंकि नवीकरणीय ऊर्जा को अपनाना जीवाश्मी ईंधनों को अपनाने से अधिक महंगा है। ये बात यहाँ पर बोली गई है। 15वां प्रश्न है अब आपका। निम्नलिखित में से कौन सी सर्वाधिक तार्किक और युक्तिसंगत पूर्व धारणा उपर्युक्त परिच्छेद से बनाई जा सकती है? पहला है, अपेक्षाकृत समृद्ध राज्यों को नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादित करने और अपनाने में अग्रणी होना चाहिए। सेकंड है, निर्धन राज्यों को विद्युत के लिए सदा समृद्ध राज्यों पर निर्भर रहना पड़ता है। अगला है, राज्य विद्युत बोर्ड स्वच्छ ऊर्जा परियोजनाओं को अपनाकर अपनी वित्तीय स्थिति में सुधार ला सकते हैं। अगला है, समृद्ध और निर्धन राज्यों के बीच अत्यधिक आर्थिक असमानता भारत में अधिक कार्बन उत्सर्जन का प्रमुख कारण है। देखिए, यहाँ पर आपके जो पैराग्राफ की स्टार्टिंग होती है तो खास करके समृद्ध राज्यों की जिम्मेदारी के साथ होती है। यहाँ पे कहा गया है कि अपेक्षाकृत समृद्ध राज्यों की यह जिम्मेदारी बनती है कि वे कार्बन उत्सर्जन को कम करें और स्वच्छ ऊर्जा उत्पादन में निवेश को प्रोत्साहित करें। क्यों? क्योंकि जो नवीकरणीय ऊर्जा के संसाधन हैं उनमें कॉस्ट ज़्यादा आती है, वो आपके जो पुराने वाले संसाधन हैं उनकी तुलना में बहुत ज़्यादा महंगे हैं। ऐसे में समृद्ध राज्य यहाँ पर निवेश कर सकते हैं। तो इस आधार पर आपका यहाँ पर पहला वाला कथन आपका बिल्कुल सही है कि अपेक्षाकृत समृद्ध राज्यों को नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादित करने और अपनाने में अग्रणी होना चाहिए। तो 15वें का आंसर होगा आपका ए वाला। अगला परिच्छेद है यानी परिच्छेद नंबर 12वां है आपका। स्टेंच ऑफ केरोसिन ग्रामीण पृष्ठभूमि में सजाई गई अनेक वर्षों से विवाहित किंतु निसंतान दंपत्ति गुलेरी और मानक की कहानी है। मानक की माँ यानी कि मानक एक पुरुष है, इसकी माँ खानदान के नाम को आगे जारी रखने हेतु
एक पोता पाने के लिए तड़प रही हैं। अतः वह गुलेरी को की गैर मौजूदगी में मानक का पुनर्विवाह करा देती हैं। मानक को जो अनिच्छुक और निष्क्रिय दर्शक सा बना रहता है, इस बीच उसका एक मित्र सूचित करता है कि गुलेरी ने पति के दूसरे विवाह की बात सुनकर अपने कपड़ों पर केरोसिन डालकर आग लगा ली थी। इससे मानक का दिल टूट जाता है और वह एक मुर्दा इंसान की तरह जीवन व्यतीत करने लगता है। जब उसकी दूसरी पत्नी एक पुत्र को जन्म देती है तो मानक बच्चे को बहुत देर तक घूरता रहता है और फिर फूट पड़ता है, इसे यहाँ से दूर करो, इससे केरोसिन की दुर्गंध आती है। तो यहाँ पर आपका 16वां प्रश्न है इस परिच्छेद से। यह संवेदनशील समस्या आधारित कहानी पाठकों को किसके बारे में जागरूक करने का प्रयास करती है, ये पूछा गया है। पहला, पुरुषवाद यानी मेल शोविनिज्म और अनन्यगमन इनडेफिडेलिटी। अगला है प्यार और विश्वासघात, महिलाओं के लिए विधिक संरक्षण की कमी या पितृतंत्रात्मक मनोवृत्ति का प्रभाव। देखिए यहाँ पर आप देखते होंगे खास करके जो परिवार का नाम बनाए रखने या फिर वंश चलाने के लिए एक जो पौत्र की तीव्र चाह है, ये पौत्र की तीव्र चाह पितृसत्तात्मक सत्ता की निशानी है। तो यहाँ पर आपका डी वाला कथन आपका बिल्कुल सही है। तो 16वें का आंसर होगा आपका डी वाला। अगला परिच्छेद है आपका, सरकार का चरम लक्ष्य डराकर शासन करना या नियंत्रण करना नहीं है और ना ही आज्ञाकारिता की अपेक्षा रखना है, बल्कि उसके विपरीत प्रत्येक व्यक्ति को डर से मुक्त करना, जिससे वह हर तरह से संभव सुरक्षित जीवन जी सके। दूसरे शब्दों में लोगों के बिना खुद को या दूसरों को हानि पहुंचाए अस्तित्व बनाए रखने और काम करने के नैसर्गिक अधिकार को सशक्त करना है। सरकार का उद्देश्य लोगों को विवेकशील व्यक्तियों से बदलकर उन्हें पशु या कठपुतलियां बनाना नहीं है। यहाँ साफ साफ ये बात कही गई है कि सरकार का उद्देश्य क्या है। सरकार का उद्देश्य ये नहीं है कि भाई लोगों को विवेकशील व्यक्तियों से बदलकर क्या या तो पशु बना दे या कठपुतलियां बना दे, ये बिल्कुल नहीं है। सरकार को इस प्रकार सहायक होना चाहिए कि लोग सुरक्षित महसूस करते हुए अपनी बुद्धि और शरीर को विकसित करने और मुक्त होकर अपने विवेक का प्रयोग करने में समर्थ बन सकें। ये बात यहाँ पर कही गई है। तो 17वां प्रश्न है अब आपका इसी परिच्छेद से, निम्नलिखित में से कौन सा सर्वाधिक तार्किक और युक्तिसंगत अनुमान यानी इन्फरेंस उपर्युक्त परिच्छेद से निकाला जा सकता है। पहला है, सरकार का वास्तविक लक्ष्य नागरिकों की सामाजिक एवं राजनीतिक स्वतंत्रता सुरक्षित करना है। सेकंड, सरकार का प्राथमिक सरोकार अपने सभी नागरिकों को पूर्ण सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना है। अगला है, सर्वश्रेष्ठ सरकार वह है जो नागरिकों को जीवन के सभी विषयों में पूर्ण स्वतंत्रता देती है। अगला है, सर्वश्रेष्ठ सरकार वह है जो देश के लोगों को पूर्ण शारीरिक सुरक्षा प्रदान करती है। देखिए यहाँ पर आप देखेंगे ये गद्यांश जो है वो गद्यांश खास करके आप कि गद्यांश में अगर आप थोड़ा सा नोटिस करें तो गद्यांश सरकार के मुख्य कार्य को संदर्भित करता है और सरकार के कार्य को यहाँ पर सर्वोत्तम सरकार का आधार या फिर सिद्धांत मानना यहाँ पर उचित नहीं होगा, जैसा कि आपके सी और डी में माना गया है। यानी यहाँ पर कहा गया है सर्वश्रेष्ठ सरकार वह है जो देश के लोगों को पूर्ण सर्वश्रेष्ठ माना गया है, जबकि यहाँ पर सर्वश्रेष्ठ नहीं मानना है हमें, तो यहाँ पर डी वाला कथन गलत हो जाएगा और सी वाला भी गलत हो जाएगा। यहाँ पर सर्वश्रेष्ठ सरकार कोई हो ही नहीं सकती है। यानी कि अगर कोई भी सरकार ये कहे कि हम बहुत सर्वश्रेष्ठ हैं तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये या तो तानाशाह है तभी तो बोल रही है ऐसा, वरना लोकतंत्र की निशानी यही होती है कि उसमें कमियां लगातार निकलती रहती हैं। कोई भी कितना भी समृद्ध लोकतंत्र हो जाए उसमें कमियां निकलना अच्छा माना जाता है। लोग जितनी ज़्यादा कमी निकालेंगे इसका मतलब क्या होगा? जनता उतनी ज़्यादा जागरूक हो चुकी है, इसका मतलब ये होता है। तो यहाँ पर सी और डी तो आ ही नहीं सकता, यानी ये तो गलत हो गया। चूंकि गद्यांश जो है सभी तरह की संभव सुरक्षा की बात करता है, इसलिए सरकार नागरिकों के सामाजिक जीवन की सुरक्षा करना चाहती है। गद्यांश में यह भी बताया गया है कि सरकार का उद्देश्य क्या है, लोगों को विवेकशील से पशु या कठपुतलियां बनाना नहीं है। यह जो है यह नागरिकों की राजनीतिक स्वतंत्रता होती है खास करके। इसलिए सरकार का वास्तविक लक्ष्य क्या है? अपने नागरिकों की सामाजिक और राजनीतिक स्वतंत्रता सुनिश्चित करना है। तो यहां पर 17वें का आंसर होगा आपका ए वाला। परिच्छेद नंबर 14वां है आपका, हमारे नगर निगमों में कर्मचारियों की कमी है। कर्मचारियों के कौशलों और सक्षमताओं का मुद्दा और भी बड़ी चुनौती खड़ी करता है। शहरी सेवाओं के प्रदान किए जाने की और आधारिक संरचना की योजना बनाना और निष्पादित करना बहुत जटिल कार्य है। इसके लिए उच्च कोटि की विशेषज्ञता और वृत्ति दक्षता की आवश्यकता है। वर्तमान में जिस ढांचे के अंतर्गत नगर निगमों में वरिष्ठ प्रबंधकों समेत कर्मचारियों की भर्ती की जा रही है, उसमें अपेक्षित तकनीकी और प्रबंधकीय सक्षमताओं के लिए पर्याप्त रूप से प्रावधान
नहीं है। कार्य और भर्ती नियम सिर्फ न्यूनतम शैक्षिक योग्यताओं का निर्धारण करते हैं। उनमें प्रबंधकीय या तकनीकी सक्षमताओं का या संगत कार्य अनुभव का कोई उल्लेख नहीं होता। अधिकांश नगर निगमों की यही स्थिति है। उनका संगठनीय अभिकल्प यानी डिजाइन और संरचना भी कमजोर है। ये यहां पर बात बोली गई है। 18वां प्रश्न है आपका, इसी से ही है। निम्नलिखित में से कौन सी सर्वाधिक तार्किक और युक्ति संगत पूर्व धारणा अजम्पशन उपर्युक्त परिच्छेद से बनाई जा सकती है? पहला है, शहरी सेवाओं के प्रदान किए जाने का कार्य बहुत जटिल मुद्दा है, जिसके लिए पूरे देश में नगर निकायों के संगठन विस्तार की आवश्यकता है। यानी पूरे देश में नगर निकायों के संगठन विस्तार की आवश्यकता है, ऐसा इस परिच्छेद से बोला गया है? नहीं बोला गया है। तो ऑब्वियस सी बात है, पहला वाला कथन गलत हो जाएगा। हमारे शहर बेहतर गुणवत्तायुक्त जीवन उपलब्ध करा सकते हैं यदि हमारे स्थानीय शासकीय निकायों के पास अपेक्षित कौशल और सक्षमताओं वाले यथेष्ट कर्मचारी हों। कौशलयुक्त कर्मचारियों की कमी ऐसी संस्थाओं के अभाव के कारण है जो नगर प्रबंधन में अपेक्षित कौशल प्रदान करें। हमारा देश तीव्रता से हो रहे शहरीकरण की समस्याओं के प्रबंधन के लिए जनांकीय लाभांश यानी डेमोग्राफिक डिविडेंड का लाभ नहीं उठा रहा है। देखिए यहाँ पर पूरे पैराग्राफ में कहीं भी डेमोग्राफिक डिविडेंड की बात नहीं कही गई है, जनांकीय लाभांश की बात नहीं की गई है, तो डी वाला तो होगा ही नहीं। सी वाला कथन कहता है कि कौशलयुक्त कर्मचारियों की कमी ऐसी संस्थाओं के अभाव के कारण है जो नगर प्रबंधन में अपेक्षित कौशल प्रदान करें। यानी कहने का मतलब क्या है कि ऐसी संस्थान खड़े कीजिए जिससे क्या हो कि लोगों को ट्रेन किया जा सके, उनको स्किल्स प्रदान की जा सकें। यहाँ पर हमें इस तरह के संस्थान स्थापित करने की बात भी इस पैराग्राफ में नहीं कही गई है। बी वाला कथन आपका बिल्कुल सही है। पूरे गद्यांश में लेखक निगमों के कर्मचारियों की तकनीकी और प्रबंधकीय सक्षमताओं के महत्व को दर्शा रहा है, इसलिए यहाँ पर बी वाला यहाँ पर बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर हमारे शहर बेहतर गुणवत्तायुक्त जीवन उपलब्ध करा सकते हैं यदि हमारे स्थानीय शासकीय निकायों के पास अपेक्षित कौशल और सक्षमताओं वाले यथेष्ट कर्मचारी हों। तो 18वें का आंसर होगा आपका बी वाला। 15वां प्रश्न है अब आपका, परिच्छेद नंबर 15वां है आपका। वनों में बड़े झुंडों में रहने वाले फ्लेमिंगो सामाजिक और अत्यंत निष्ठावान होते हैं, सामाजिक भी होते हैं और अत्यंत निष्ठावान भी होते हैं। वे समूह संगम नृत्य करते हैं, यानी कि एक ग्रुप में डांस करते हैं। नर और मादा पक्षी अपने चूजों से बहुत प्यार करते हैं और जब नर और मादा दोनों भोजन की तलाश में दूर उड़ जाते हैं तब सुरक्षा के लिए उन चूजों को क्रेशों यानी क्रीचिस में एकत्र रख जाते हैं। ये बात यहाँ पर बोली गई है। तो 19वां प्रश्न है आपका, इसी से है। निम्नलिखित में से कौन सा उपर्युक्त परिच्छेद का सबसे तर्कसंगत उपनिगम कोरोलरी है? तो यहाँ पर पहला है, यहाँ पर सभी स्पीसीज के पक्षियों में सामूहिक निडन यानी मास नेस्टिंग अनिवार्य है ताकि उनकी संततियां पूरी तरह जीवित बनी रहें। अगला है, सिर्फ पक्षियों में सामाजिक व्यवहार विकसित करने की क्षमता होती है, अतः वे अपने चूजों को सुरक्षापूर्वक पालने के लिए सामूहिक निडन अपना सकते हैं। अगला है, कुछ स्पीसीज के पक्षियों में सामाजिक व्यवहार असुरक्षित विश्व में जीवित बने रहने की विषमताओं को बढ़ा देता है। अगला है, सभी स्पीसीज के पक्षी अपने चूजों को सामाजिक व्यवहार और निष्ठा सिखाने के लिए क्रेशों की स्थापना करते हैं। देखिए ध्यान देना, 1 बाय 1 करके यहाँ पर आप देखेंगे कि सभी स्पीसीज के पक्षियों में सामूहिक निडन मास नेस्टिंग अनिवार्य है, यानी एक साथ सभी पक्षी जो अपना घोंसला बनाएं और अपनी बच्चों को संतानोत्पत्ति करें, तो इससे क्या होगा, उनकी संततियां पूरी तरह जीवित बनी रहेंगी। ये कथन गलत है। सभी स्पीसीज की बात नहीं की गई है, केवल फ्लेमिंगो की बात की गई है। सिर्फ पक्षियों में सामाजिक व्यवहार विकसित करने की क्षमता होती है, ये भी गलत है। यहाँ पर ये हम बिल्कुल नहीं कह सकते कि सिर्फ पक्षियों में ही होती है, क्योंकि यहाँ पर केवल एक पक्षी की बात हो रही है, यानी एक विशेष पक्षी की प्रजाति की बात हो रही है जिसका नाम है फ्लेमिंगो। तो यहाँ पर बी वाला कथन भी गलत हो जाएगा। कुछ स्पीसीज के पक्षियों में सामाजिक व्यवहार असुरक्षित विश्व में जीवित बने रहने की विषमताओं को बढ़ा देता है। हाँ, ये वाला कथन बिल्कुल सही है कि फ्लेमिंगो जो है वो सामाजिक और निष्ठावान होते हैं और जब नर और मादा भोजन की तलाश में होते हैं उनके बच्चों की देखभाल समूह में की जाती है। इसलिए तार्किक उपनिगमन की दृष्टि से यहाँ पर विकल्प सी जो है सर्वाधिक उचित है। तो यहाँ पर आंसर आपका है सी वाला। डी वाला भी विकल्प गलत है, यानी यहाँ पे कहा गया सभी स्पीसीज के पक्षी, सभी तो होगा ही नहीं क्योंकि यहाँ पे केवल फ्लेमिंगो की बात हो रही है, सभी वाले ऑप्शन तो अपने आप निकल जाएंगे। तो यहाँ पर 19वें का आंसर होगा आपका सी वाला। परिच्छेद नंबर आपका 16वां है आपका। बहुत बड़ी संख्या में ऐसे भारतीय नागरिक ग्रामीण क्षेत्रों में रहते हैं जिनके बैंक खाते नहीं हैं। ये वित्तीय और प्रकार्यात्मक यानी फंक्शनल रूप से अशिक्षित हैं और प्रौद्योगिकी के साथ इनका अनुभव नगण्य है। एक विशेष क्षेत्र में जहां महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना यानी MG नरेगा के अंतर्गत
इलेक्ट्रॉनिकी भुगतान के रूप में मजदूरी सीधे निर्धनों को दी जानी होती है। एक अनुसंधानपरक अध्ययन किया गया, यह पाया गया कि मजदूरी प्राप्त करने वाले प्राय यह मान लेते हैं कि इस प्रक्रिया में गांव के नेता की मध्यस्थता आवश्यक है, जैसा कि पूर्व में कागजों पर आधारित व्यवस्था में होता था। इस अनुसंधानपरक अध्ययन के अंतर्गत कम से कम एक बैंक खाता रखने का दावा करने वाले परिवारों में से 1/3 से अधिक परिवारों ने बताया कि वे अभी भी जो महात्मा गांधी जो योजना, नरेगा योजना है, की मजदूरी नगद रूप में सीधे गांव के नेता से प्राप्त कर रहे हैं। यहाँ पर ये बताया गया कि सरकार लगातार वित्तीय समावेशन की दिशा में काम कर रही है, लगातार कोशिश कर रही है कि जो भी धनराशि है उसमें किसी भी बिचौलिए का हाथ ना हो, यानी कि जो भी मजदूर हैं उनके सीधे खाते में जाए। इसलिए वो डिजिटल ट्रांजैक्शन वगैरह है, इलेक्ट्रॉनिक भुगतान वगैरह या बैंक खाते, इन सब का यहाँ पे इंतजाम कर रही है, ताकि जो बिचौलिए वगैरह हैं जो मजदूरों वगैरह का पैसा रोक लेते थे या उसमें से कटौती कर देते थे, वो ये काम ना कर पाए। तो लेकिन फिर भी क्या है, ग्रामीण परिवेशों पर एक अध्ययन किया गया, उस अध्ययन के अनुसार क्या है, मोस्टली जो ग्रामीण परिवेश के लोग हैं वो आज भी इस चीज़ को यहाँ पर एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं, आज भी इस चीज़ से जुड़ नहीं पा रहे हैं। तो वो रीजन जो है वो आपने देख लिया यहाँ पर। अब यहाँ पर 20वां प्रश्न है आपका, उपर्युक्त परिच्छेद में निहित सर्वाधिक तार्किक, तर्कसंगत और महत्वपूर्ण संदेश क्या है। यानी कि एमजी नरेगा का प्रसार सिर्फ उन तक किया जाना चाहिए जिनके पास बैंक खाता है। देखिए ये तो कथन होगा ही नहीं, ये तो ऑब्वियस सी बात गलत हो गया। वर्तमान परिदृश्य में कागजों पर आधारित भुगतान व्यवस्था इलेक्ट्रॉनिक भुगतान व्यवस्था से अधिक दक्ष है। वर्तमान परिदृश्य अगर आप देख रहे हैं तो वर्तमान परिदृश्य क्या है, बदलता हुआ परिदृश्य है। आज इंटरनेट का युग है, तो आज यहाँ पर आप देखेंगे कि जो कागजी काम है, कागजी काम में विलंब होता है, देर लगती है। ऑब्वियस सी बात है कि यहाँ पर आपका डिजिटल ट्रांजैक्शन है, तो सबके खाते में एक साथ 1 तारीख को सैलरी आ जाए, और यही कागजी काम हो सकता है किसी के में 5 को आए, किसी के में 6 को आए, या और भी विलंब हो जाए किसी कारणवश। तो यहाँ पर बी वाला कथन आपका गलत हो जाएगा। मजदूरी की इलेक्ट्रॉनिक भुगतान का लक्ष्य गांव के नेताओं की मध्यस्थता को समाप्त करना नहीं था, ये भी गलत है, यानी कि ये बिल्कुल गलत है, यानी कि मध्यस्थता को समाप्त करना नहीं था, ये गलत है बिल्कुल। डी है, ग्रामीण निर्धनों को वित्तीय साक्षरता उपलब्ध कराना आवश्यक। हाँ, ये बात बिल्कुल सही है। गद्यांश यहाँ पर आपका जो ये वाला जो गद्यांश है, तो गद्यांश इस बात पर दुख व्यक्त किया गया है इसमें कि बैंक खाते के माध्यम से मजदूरी के इलेक्ट्रॉनिक भुगतान के बावजूद लोग जो हैं मनरेगा के तहत गांव के नेता के माध्यम से नगद भुगतान पर विश्वास करते हैं। तो यह क्या है, ये खास करके ये ग्रामीण जो गरीब हैं इनकी वित्तीय साक्षरता के महत्व को सामने लाता है। यहाँ पर आपका 20 में का आपका जो सही वाला कथन होगा वो होगा डी वाला, तो आंसर है आपका डी। 17वां आपका परिच्छेद है आपका, मानव विकास को संवर्धित करने वाले व्यक्ति, समूह और नेता कड़ी संस्थागत, संरचनात्मक और राजनीतिक बाध्यताओं के अंतर्गत कार्य करते हैं, जिनसे नीति के विकल्प प्रभावित होते हैं। किंतु अनुभव यह सुझाव देता है कि मानव विकास हेतु एक उपयुक्त कार्यसूची को आकार देने के लिए व्यापक सिद्धांतों की आवश्यकता होती है। अनेक दशकों के मानव विकास के अनुभव से इस एक महत्वपूर्ण बात का पता लगा है कि आर्थिक समृद्धि पर ही अनन्य रूप से ध्यान केंद्रित करने की समस्याएं उत्पन्न होती हैं। यानी कि यहाँ पर ये बताया गया है कि अनेक दशकों का एक अनुभव है मानव विकास का, और इससे ये बात पता चलती है कि जो आर्थिक समृद्धि है इस पर बहुत ज़्यादा ध्यान केंद्रित करने से क्या होता है, ये समस्याएं उत्पन्न होती हैं। यहाँ पर हमने हाईलाइट कर ली लाइन। हमारे पास स्वास्थ्य और शिक्षा को उन्नत करने के तरीकों की अच्छी जानकारी तो है, लेकिन समृद्धि किन कारणों से होती है इसे समझने में काफ़ी कमी है, और समृद्धि प्राय भ्रामक है। साथ ही समृद्धि पर असंतुलित रूप से बल देने से प्राय पर्यावरण पर नकारात्मक परिणाम और वितरण में प्रतिकूल प्रभाव होते हैं। समृद्धि के प्रभावशाली कीर्तिमान वाला चीन का अनुभव इन व्यापक सरोकारों को प्रतिबिंबित करता है और मानव विकास के गैर आय पहलुओं में निवेश को प्रमुखता देने वाले संतुलित दृष्टिकोणों के साथ आगे बढ़ने के महत्व पर बल देता है। तो हमने पैराग्राफ यहाँ पर देख लिया है। अब यहाँ से संबंधित प्रश्नों को देखते हैं। 21वां प्रश्न है अब आपका, उपर्युक्त परिच्छेद के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ पर पूछा गया है कौन सा कथन यहाँ पर सही है। पहला है, विकासशील देशों में मानव विकास और नीति विकल्पों के लिए मजबूत संस्थागत संरचना ही एकमात्र आवश्यकता है। देखिए, आप अगर पैराग्राफ को फिर से पढ़ेंगे और आप ये पाएंगे यहाँ पर कहीं भी ये बात नहीं कही गई है कि यहाँ पर केवल और केवल मजबूत संस्थागत संरचना ही एकमात्र आवश्यकता है। ये बात यहाँ पर नहीं की गई है, यहाँ पर बहुत सारे पहलुओं पर बात की गई है। तो पहला वाला कथन तो गलत हो जाएगा। मानव विकास और आर्थिक समृद्धि सदैव सकारात्मक रूप से परस्पर संबंधित नहीं है। हाँ, ये बात आपकी बात बिल्कुल स्पष्ट है। यानी यहाँ पर आप ये पैराग्राफ पढ़ेंगे, ये वाला ये मैंने हाईलाइट किया है कि अनेक दशकों के मानव विकास के अनुभव से इस एक महत्वपूर्ण बात का पता लगता है कि आर्थिक समृद्धि पर ही अन्य रूप से ध्यान केंद्रित करने से क्या है, समस्याएं उत्पन्न होती हैं।
यानी हमने केवल और केवल आर्थिक समृद्धि पर ही ध्यान केंद्रित किया, उससे हमारी समस्याएं सॉल्व नहीं हुई। ये बात यहाँ पर इसमें इस लाइन में बोली गई है, तो आप समझ सकते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर आपका सेकंड वाला कथन आपका बिल्कुल सही है। सेकंड वाला कथन जो है ये आपका सही है। केवल मानव विकास पर ही बल देना आर्थिक समृद्धि का लक्ष्य होना चाहिए, ये भी गलत है, क्योंकि आर्थिक समृद्धि का लक्ष्य केवल मानव विकास नहीं होना चाहिए, बल्कि क्या है, जो मानव का चहुमुखी विकास है वो होना चाहिए। या फिर हम कह सकते हैं जो भी समृद्धि के जो भी जितने भी आयाम है उन सब का विकास करना वो होना चाहिए। तो केवल मानव विकास पर ही बल देना आर्थिक समृद्धि का लक्ष्य यहाँ पर नहीं होना चाहिए, बल्कि आर्थिक विकास करना भी लक्ष्य होना चाहिए। तो यहाँ पर केवल सेकंड वाला कथन सही है, तो आंसर है आपका सी, केवल 2 वाला। 22वां प्रश्न है अब आपका, वो भी इसी परिच्छेद से है। उपर्युक्त परिच्छेद के संदर्भ में निम्नलिखित धारणाएं बनाई गई हैं। आर्थिक असमानता में कमी सुनिश्चित करने के लिए उच्चतर आर्थिक समृद्धि अनिवार्य है। पर्यावरण का निम्नीकरण कभी कभी आर्थिक समृद्धि का ही परिणाम होता है। देखिए यहाँ पर पहला वाला कथन तो गलत है, यानी कि पहला वाला कथन यहाँ पे गलत क्यों है, यहाँ बताया गया है कि आर्थिक असमानता जो है इसमें कमी सुनिश्चित करने के लिए उच्चतर आर्थिक समृद्धि अनिवार्य है। ये जरूरी नहीं है कि आर्थिक असमानता में हम कमी करने के लिए उच्चतर आर्थिक समृद्धि हो तभी हमारी आर्थिक असमानता कम होगी, ये बिल्कुल गलत है। हमने अक्सर ये देखा है जब जब समृद्धि बढ़ती गई है, यानी कि हमारी जीडीपी तो बढ़ी है, लेकिन कहीं ना कहीं जीडीपी बढ़ने से आर्थिक असमानता कम नहीं हुई है बल्कि बढ़ती जा रही है। तो ये पहला वाला कथन गलत हो जाएगा। सेकंड है, पर्यावरण का निम्नीकरण कभी कभी आर्थिक समृद्धि का ही परिणाम होता है। ये बात बिल्कुल सही है कि वस्तुतः पर्यावरणीय विनाश आर्थिक विकास का एक स्वाभाविक परिणाम है। तो यहाँ पर आपका ये सेकंड वाला कथन बिल्कुल सही है। और आपका गद्यांश जो है आर्थिक विकास का महत्व तो समझा रहा है, लेकिन साथ साथ इसके जो समस्याकारी जो भी हैं उनको भी यहाँ पे समझाता है। हम यहाँ पे निष्कर्ष ये निकाल सकते हैं कि मान्यता आर्थिक असमानता को कम करने में आर्थिक विकास को एक महत्वपूर्ण कारक बनाना है। तो यहाँ पर आपका सेकंड वाला कथन केवल सही है, तो आंसर है आपका बी, केवल सेकंड। अगला परिच्छेद है, यानी आपका परिच्छेद नंबर 18वां है। यहाँ पे कहा गया है मानव इतिहास ऐसे दावों और सिद्धांतों से भरा पड़ा है जो शासन करने का अधिकार केवल कुछ चुनिंदा नागरिकों तक सीमित करते हैं। अधिकांश लोगों को इसमें शामिल न करना इस आधार पर न्यायोचित ठहराया गया कि मानव को समाज की भलाई और राजनीतिक प्रक्रिया की व्यवहार्यता के लिए न्यायसंगत रूप से पृथक्कृत किया जा सकता है। ये आपने पैसेज पढ़ लिया है, चलिए देख लेते हैं। 23वां प्रश्न है अब आपका इसी परिच्छेद से। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक उपर्युक्त परिच्छेद में युक्ति आर्ग्यूमेंट के एक अंश के रूप में न्यूनतम आवश्यक है, यानी कि ये यहाँ पर एक कौन सा ऐसा अंश है जो इसके लिए न्यूनतम रूप से आवश्यक है, ये बोला गया है। मानव उसे प्रभावित करने वाली बाह्य वस्तुओं पर नियंत्रण करने पाने का प्रयास करता है। समाज में अधिमानव, सुपर ह्यूमन और अवमानव सब ह्यूमन होते हैं। सर्वजनीन नागरिक भागीदारी में अपवाद पूरे तंत्र की क्षमता के लिए सहायक हैं। अगला है, शासन करने में यह मान्यता निहित है कि अलग अलग व्यक्तियों की क्षमताओं में असमानताएं होती हैं। देखिए यहाँ पर अत्यंत कम महत्वपूर्ण का मतलब क्या हुआ, जो यहाँ पर न्यूनतम आवश्यक की बात जो कही गई है, तो इसका मतलब क्या है कि जो प्रासंगिक ना होना। पूरे गद्यांश में लेखक ऐसी स्थिति का दावा कर रहा है जहां बहुतों के अधिकार पर कुछ के अधिकारों को वरीयता दी जाती है। यानी कि यहाँ पर जो आप देखेंगे पूरा जो पैराग्राफ पढ़ेंगे तो पूरा पैराग्राफ पढ़ने पर आपको समझ में आएगा कि लेखक यहाँ पर एक इस तरह की स्थिति की होने की दावा कर रहा है, इस तरह की स्थिति होने का दावा कर रहा है जहाँ पर बहुतों के अधिकार पर कुछ के अधिकारों को वरीयता दी जानी चाहिए। यानी एक तरफ बहुत सारी जनता है और एक तरफ कुछ लोगों के अधिकार हैं, तो इनके अधिकारों के ऊपर इनको वरीयता दी जाने की यहाँ पे बात की जा रही है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि जो विकल्प बी, सी और डी हैं, ठीक है, ये उस तर्क से अंतर संबंधित हैं, लेकिन यहाँ पर ए वाला विकल्प इससे अंतर संबंधित नहीं है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ पर आपका जो विकल्प है न्यूनतम आवश्यक विकल्प आपका ए वाला ही है, यानी मानव उसे प्रभावित करने वाली बाह्य वस्तुओं पर नियंत्रण पाने का प्रयास करता है। ये वाला विकल्प यहाँ पर ज़्यादा सटीक है। तो यहाँ पर 23 का आंसर होगा आपका ए वाला। अगला परिच्छेद है, परिच्छेद नंबर 19 है आपका। वर्ष 2050 तक पृथ्वी पर जनसंख्या संभावित रूप से 7 अरब यानी कि बिलियन से बढ़कर 9 अरब हो चुकी होगी। उन सबका पेट भरने के लिए उपभोग के बदलते हुए प्रतिरूपों, जलवायु परिवर्तन और कृषि योग्य भूमि तथा पेयजल की सीमित मात्रा को ध्यान में रखते हुए कुछ विशेषज्ञों का कहना है कि खाद्य उत्पादन दोगुना करना होगा। हम इसे किस प्रकार उपलब्ध कर सकते हैं? विशेषज्ञ कहते हैं कि अपेक्षाकृत अधिक उपज देने वाली फसलों की किस्में तथा कृषि के अपेक्षाकृत अधिक कौशल तरीके निर्णायक होंगे। इसी प्रकार संसाधनों को कम से कम व्यर्थ जाने देना भी निर्णायक होगा। विशेषज्ञों का आग्रह है
कि नगरों की अपशिष्ट जलधाराओं यानी वेस्ट स्ट्रीम्स से पोषक तत्वों और जल को पुनः प्राप्त किया जाए एवं कृषि भूमि का संरक्षण करें। वे कहते हैं कि निर्धन राष्ट्र अपने फसल भंडारण एवं पैकेजिंग में सुधार कर सकते हैं और समृद्ध राष्ट्र मांस जैसे संसाधन सघन रिसोर्स इंटेंसिव खाद्यों में कटौती कर सकते हैं। ये बात आपके यहाँ पर इस पैराग्राफ में बोली गई है। 24वां प्रश्न है आपका, इसी पैराग्राफ से है। आप देखेंगे निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक उपर्युक्त परिच्छेद का सर्वोत्तम सारांश प्रस्तुत करता है। पहला है, विश्व की जनसंख्या बहुत तेजी से बढ़ रही है। खाद्य सुरक्षा केवल विकासशील देशों में ही एक चिरस्थायी समस्या है। खाद्य के सन्निकट अभाव को पूरा करने के लिए विश्व के पास पर्याप्त संसाधन नहीं है। अगला है, खाद्य सुरक्षा एक लगातार बढ़ती हुई सामूहिक चुनौती है। देखिए गद्यांश के अंत में लेखक क्या है, समृद्ध और निर्धन दोनों ही राष्ट्रों के ऊपर बात ये कह रहा है, यानी कि ये समृद्ध राष्ट्रों से भी कह रहा है, निर्धन राष्ट्रों से भी कह रहा है, समृद्ध राष्ट्रों से भी कह रहा है। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि ये जो चुनौती है ये केवल किसी विकासशील देश के लिए नहीं है बल्कि दोनों के लिए है। तो यहाँ पर खाद्य सुरक्षा जो है लगातार बढ़ती हुई एक सामूहिक चुनौती है। तो 24 में का डी वाला आंसर ज्यादा सटीक है, तो यहाँ पर आंसर होगा आपका डी वाला। अगला परिच्छेद है आपका, भारत में अनेक लोगों का यह विचार है कि यदि हम शस्त्र निर्माण पर अपने रक्षा व्यय को कम कर दें तब हम अपने पड़ोसियों के साथ शांति का वातावरण बना सकते हैं, जिससे उत्तरोत्तर संघर्ष कम होगा, उत्तरोत्तर मतलब बाद का, अथवा युद्ध मुक्त स्थिति बनेगी। जो लोग इस प्रकार के विचार घोषित करते हैं वे या तो युद्ध पीड़ित हैं या फिर मिथ्या तर्क फैलाने वाले हैं, यानी या तो वो गलत विचार फैला रहे हैं, समाज में गलत मैसेज प्रेषित कर रहे हैं। यहाँ पे ये बात बोली गई है। तो प्रश्न को देख लेते हैं। 25वां प्रश्न है आपका इसी से, उपर्युक्त परिच्छेद के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सी एक सर्वाधिक वैध पूर्व धारणा अजम्पशन है। पहला है, हमारे शस्त्र प्रणालियों के निर्माण से हमारे पड़ोसी हमारे विरुद्ध युद्ध के लिए उत्तेजित हुए हैं। सेकंड, हम शस्त्र निर्माण पर जितना अधिक व्यय करेंगे हमारे पड़ोसियों के साथ सशस्त्र संघर्ष की संभावना उतनी ही कम होगी। अगला है, राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए यह आवश्यक है कि हमारे पास अत्याधुनिक शस्त्र प्रणालियां हों। अगला है, भारत में अनेक लोगों का विश्वास है कि हम शस्त्र निर्माण में अपने संसाधनों का अपव्यय कर रहे हैं। देखिए यहाँ पर ध्यान देना, यहाँ पर जो लास्ट वाली लाइन है हर पैराग्राफ में पैसेज में लेकिन लास्ट की लाइन जो होती है बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो यहाँ पर भी वही है कि जो लोग इस प्रकार के विचार प्रेषित कर रहे हैं कि भाई युद्ध पर शस्त्र निर्माण पर खर्च करने से कहीं ना कहीं शांति भंग हो रही है या फिर पड़ोसी जो कंट्री है वो उत्तेजित हो रहे हैं, जो इस तरह की बातें घुस कर रहे हैं करने वाले लोग हैं, या तो एक रीजन इनमें से लोग युद्ध पीड़ित हो सकते हैं या फिर ये हो सकता है लोग ये दुष्प्रचार फैलाने वाले हों या मिथ्या तर्क फैलाने वाले हों, ये भी हो सकते हैं, सरकार के खिलाफ मिथ्या तर्क फैला रहे हों, ये भी हो सकते हैं। कई बार हमारे भारत में भी बात ये की जाती है, लेकिन आप लोग अच्छे से जानते हैं, अगर हम अपने देश की बात कर लें, अगर कल जम्मू एंड कश्मीर से आप मान लीजिए आर्मी हटा दी जाए तो जैसा अफगानिस्तान का असर आप देख रहे हैं कि आर्मी ने जैसे हथियार डाले तालिबान ने कब्जा जमा लिया, तो वही असर हमारा भी होगा। तो इसलिए आप समझ सकते हैं कोई भी बॉर्डर, यानी मैं अपने भारत की बात नहीं कर रहा हूँ, दुनिया का कोई भी देश सही अगर अपने बॉर्डर पर ध्यान नहीं देगा, अपने बॉर्डर को खुला छोड़ देगा, तो ऑब्वियस सी बात है वहाँ पर जो घुसपैठ है या फिर जो आतंकवाद जैसी गतिविधियाँ हैं वो सबसे ज़्यादा बढ़ जाएंगी। तो अपने जो बॉर्डर्स हैं उनको हम खाली नहीं छोड़ सकते, उन पर हमें हमेशा तैनात रहना ही होगा। तो अब आ जाते हैं प्रश्न पर। तो प्रश्न हमने जो पढ़ा है, तो गद्यांश की जो अंतिम कुछ पंक्तियां हैं ये प्रतिरक्षा व्यय पर तर्क को नकारती हैं, जिनका अर्थ है कि ऐसा विश्वास एवं मान्यता अवश्य होनी चाहिए कि शस्त्र निर्माण पर अधिक व्यय हमारे पड़ोसियों के साथ जो है यहाँ पर लक्षित युद्ध को टालने में एक बड़े प्रतिरोधक का कार्य कर सकता है। तो यहाँ पर ये वाला बी वाला कथन यहाँ पे निकल रहा है इस निष्कर्ष से। तो आपका 25 में का आंसर होगा बी, यानी हम शस्त्र निर्माण पर जितना अधिक व्यय करेंगे हमारे पड़ोसियों के साथ सशस्त्र संघर्ष की संभावना उतनी ही कम होगी। अगला परिच्छेद है आपका, परिच्छेद नंबर 21वां है आपका, विश्व की बाल मृत्यु में लगभग 5वां भाग किसका है, भारत का है। संख्या के आधार पर यह दुनिया में सर्वाधिक बाल मृत्यु है, लगभग 16 लाख प्रति वर्ष। इनमें से आधे से अधिक की जीवन के प्रथम मास में ही मृत्यु हो जाती है, यानी लगभग 16 लाख जो प्रतिवर्ष हैं, और इनमें से भी आधे से अधिक जो है जीवन के पहले महीने में, जन्म लेने के पहले महीने में भी बच्चे खत्म हो जाते हैं, यानी एक्सपायर हो जाते हैं। जैसा कि अधिकारियों का विश्वास है, इसका कारण यह है कि स्तनपान और प्रतिरक्षीकरण यानी इम्यूनाइजेशन जिसे बोलते हैं या फिर टीकाकरण जिसे बोलते हैं से संबंधित आधारभूत स्वास्थ्य आचरणों के प्रसार के लिए कदम नहीं उठाए गए हैं। साथ ही 2.6 करोड़ की विशाल गर्भधारण योग्य जनसंख्या गर्भावस्था तथा प्रसव पश्चात के संकटपूर्ण समय के दौरान देखभाल से वंचित भी बनी रहती है।
इसमें बाल विवाहों का प्रचलन, युवतियों में अरक्तता यानी अनीमिया तथा किशोरावस्था में की स्वच्छता पर विशेष ध्यान न होना भी शामिल है, जो सभी बाल मृत्यु दरों को प्रभावित करते हैं। तो आपने यहाँ पैराग्राफ पढ़ लिया है। अब इससे संबंधित प्रश्न को देखते हैं। 26वां प्रश्न है अब आपका, उपर्युक्त परिच्छेद से कौन सा निर्णायक अनुमान इन्फ्रेंस निकाला जा सकता है? बहुत से भारतीय निरक्षर हैं, इसलिए आधारभूत स्वास्थ्य आचरणों का मूल्य नहीं पहचानते हैं। देखिए ये गलत है, यहाँ पर निरक्षरता का आया ही नहीं है, इलिटरेसी की बात हुई नहीं है। भारत की जनसंख्या अति विशाल है और केवल सरकार ही लोक स्वास्थ्य सेवाओं का प्रबंधन नहीं कर सकती, ये भी गलत है। यानी कि यहाँ पर ये भी कोई रीजन यहाँ पर नहीं दिया गया है कि भारत की जनसंख्या विशाल है और सरकार ही यहाँ पर लोक स्वास्थ्य सेवाओं का प्रबंधन नहीं कर सकती, ये कथन यहाँ पर गलत है। मातृ स्वास्थ्य तथा बाल स्वास्थ्य सेवाओं को एकीकृत करने और सबको सुलभ कराने से इस समस्या को प्रभावी रूप से हल किया जा सकता है। हाँ, ये निष्कर्ष कहीं ना कहीं आपका निकल रहा है। निगध्यांश जो है वो प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाओं जैसे स्तनपान तथा बाल मृत्यु की समस्या से प्रभावी तरीके से निपटने के लिए जो इम्यूनाइजेशन है, प्रतिरक्षण है, इसका महत्व ये बताता है। तो यहाँ पर आपका ये वाला कथन आपका कहीं ना कहीं सही है, क्योंकि यहाँ पर आप मातृ स्वास्थ्य और बाल स्वास्थ्य सेवाओं को एकीकृत कर देंगे तो क्या होगा, सबको लाभ मिलेगा। और जो आप देख रहे हैं यानी कि जो इन्फेंट मोर्टेलिटी है ये भी कहीं ना कहीं कम हो जाएगी, ठीक है। और जो माताएं हैं यानी कि जो गर्भ धारण करने वाली स्त्रियां हैं, उनके अंदर जो भी बीमारियां या जो भी उनके अंदर पोषण का अभाव है वो सारी यहाँ पे पूर्ति भी हो पाएगी। तो यहाँ पर 26वें का आंसर है आपका सी वाला। अगला है गर्भधारण योग्य महिलाओं को का पोषण बाल मृत्यु दर को प्रभावित नहीं करता, ये गलत है। तो केवल यहाँ पर सी वाला कथन सही है, तो आंसर है सी। 22वां परिच्छेद है आपका, खाद्य पदार्थ उनको खाने वाले मनुष्यों की अपेक्षा अधिक यात्रा करते हैं। किराना भंडार और सुपर बाजार परिरक्षित, प्रिजर्व्ड और प्रसंस्कृत प्रोसेस्ड खाद्य पदार्थों से भरे पड़े हैं, तथापि प्राय उससे पर्यावरणीय खतरे भी बढ़ते हैं, जैसे लंबी दूरी तक खाद्य पदार्थों के परिवहन से होने वाला प्रदूषण तथा प्रसंस्करण एवं परिवहन के दौरान खाद्य पदार्थ का व्यर्थ जाना, वर्षा प्रचुर वनों का विनाश, पोषक अंश में कमी, परिरक्षण जो है और पैकेजिंग की बढ़ी हुई मांग, खाद्य सुरक्षा भी बढ़ जाती है क्योंकि ये उत्पाद उन क्षेत्रों से आते हैं जो अपनी जनसंख्या को उपयुक्त खाद्य पदार्थ नहीं खिला पाते। तो यहाँ पर ये बात इस पैराग्राफ में बोली गई है। चलिए देख लेते हैं। 27वां प्रश्न है अब आपका, उपर्युक्त परिच्छेद के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला है, क्षेत्रीय रूप से उगाए गए खाद्य पदार्थों का उपभोग करना और लंबी यात्रा से लाए गए खाद्य पदार्थों पर निर्भर न होना पर्यावरण अनुकूली व्यवहार का एक हिस्सा है। ये बिल्कुल बात सही है कि जो क्षेत्रीय स्तर से जो खाद्य पदार्थ उगाए जा रहे हैं, अगर आप उनका उपभोग करते हैं तो क्या होता है, तो लंबी दूरी से जो आप खाद्य पदार्थ मंगाते हैं और उनका उपयोग करते हैं तो कहीं ना कहीं क्या होता है, लंबी दूरी से जो खाद्य पदार्थ आते हैं कहीं ना कहीं पर्यावरण पर इम्पैक्ट डालते हैं। ये हमने पढ़ा है, ये बात हमने देखी है। लंबी दूरी तक जो खाद्य पदार्थ ट्रैवल किए जाते हैं उनसे क्या होता है, प्रदूषण बढ़ता है, प्रसंस्करण परिवहन जो है इनके दौरान खाद्य पदार्थ का व्यय भी हो जाता है, व्यर्थ भी हो जाता है, ये सब चीज़ें होती हैं। अगर हम क्षेत्रीय स्तर पर उगाए जाने वाले खाद्य पदार्थों का उपयोग करते हैं तो कहीं ना कहीं क्या है, ये पर्यावरण के प्रति एक अनुकूली व्यवहार का एक हिस्सा माना जाएगा। तो पहला वाला कथन तो यहाँ पर बिल्कुल सही है। सेकंड वाला कथन यहाँ पर है कि खाद्य प्रसंस्करण जो है उद्योग हमारे प्राकृतिक संसाधनों पर बोझ डालता है, ये बिल्कुल सही है। पैराग्राफ में जो बात कही गई है, कहीं ना कहीं जो खाद्य प्रसंस्करण उद्योग क्या है, यानी कि ये पर्यावरणीय खतरे बढ़ाता है, ये बात हमने यहाँ पर देख ली है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका सेकंड वाला कथन भी सही है। यहाँ पर आपका 1 और 2 दोनों ही सही है, तो आंसर होगा आपका सी, 1 और 2 दोनों। परिच्छेद आपका 23वां परिच्छेद है अब आपका, मैं पक्के तौर पर कह सकता हूं कि मेरे स्वाभाविक शर्मीलेपन के कारण सिवाय यदा कदा हास्य का पात्र बन जाने के मेरा किसी भी तरह और कोई नुकसान नहीं हुआ। वास्तव में आज मुझे लगता है इसके विपरीत मुझे कुछ फायदा ही हुआ। बोलने का जो संकोच मुझे पहले कष्टकर था, अब वह अब सुखकर है। इसका सबसे बड़ा लाभ तो यह हुआ कि इसने मुझे शब्दों की मित व्ययता सिखाई, मुझे अपने विचारों पर काबू रखने की आदत सहज ही पड़ गई और अब मैं खुद को यह प्रमाण दे सकता हूँ कि मेरी जीभ या कलम से, यानी कि इसने ये कह रहा है कि मेरी जीभ या कलम से बिना विचारे शायद ही कोई शब्द निकलता हो। मुझे याद नहीं पड़ता कि अपने भाषण या लेख के किसी अंश के लिए मुझे कभी पछताना पड़ा हो। इस तरह मैं अनेक खतरों से बचा हूँ और मेरा बहुत सा समय बचा है। अनुभव ने मुझे यह सिखाया कि सत्य के उपासक के लिए मौन उसके आध्यात्मिक अनुशासन का अंग है। यानी ये बता रहा है कि इसके जो एक्सपीरियंस है, एक्सपीरियंस ने ये यहाँ पे सिखाया है कि सत्य के उपासक के लिए क्या है, जो मौन है यानी कि आप साइलेंट रहना, ये इसके आध्यात्मिक अनुशासन का अंग है। ये बात यहाँ पे बताई गई है।
मनुष्य की यह स्वाभाविक कमजोरी है कि वह जाने अनजाने में अक्सर बड़ा चढ़ाकर बोलता है अथवा जो कहने योग्य है उसे छिपाता है या भिन्न रूप में कहता है। ये यहाँ पर सबसे बड़ी कमजोरी है मनुष्य की। ये बात अंतिम लाइन में बोली गई है। इस पर विजय पाने के लिए मौन आवश्यक है। कम बोलने वाला बिना विचारे न बोलेगा, यानी जो ये बात यहाँ पे कही गई है, जो कम बोलने वाला व्यक्ति है ऑब्वियस सी बात है ये बिना विचारे या बिना सोच समझ के नहीं बोलेगा, अपने प्रत्येक शब्द को ये तौलेगा। हम देखते हैं कि बहुत से मनुष्य बोलने के लिए आतुर रहते हैं। किसी बैठक का ऐसा कोई सभापति ना होगा जिसे बोलने की अनुमति मांगने वाली चिट्ठों से परेशान ना होना पड़ा हो, और जब भी बोलने का समय दिया जाता है तो वक्ता आमतौर पर समय सीमा से आगे बढ़ जाता है और अधिक समय की मांग करता है और बिना इजाजत के भी बोलता रहता है। इस सारे बोलने से दुनिया का कोई लाभ हुआ हो ऐसा शायद ही कहा जा सकता है। यह समय का घोर अपव्यय है। मेरी लज्जाशीलता दरअसल मेरी ढाल और आढ़ी बनी रही है। उससे मुझे परिपक्व होने का लाभ मिला, सत्य को पहचानने में मुझे उससे सहायता मिली। ये बात यहाँ पे बोली गई है। तो 28वां प्रश्न है अब आपका इसी परिच्छेद से। लेखक कहता है कि उसकी जीभ या कलम से बिना विचारे शायद ही कोई शब्द निकलता हो। निम्नलिखित में से कौन सा एक इसका वैध कारण नहीं है? यहाँ पूछा गया इनमें से इसका कोई वैध कारण नहीं है। अपना समय बर्बाद करने का उसका कोई इरादा नहीं है। वह शब्दों की मितव्ययिता में विश्वास करता है। वह अपने विचारों पर काबू रखने में विश्वास करता है। उसे बोलने में संकोच होता है। देखिए यहाँ पर ये आप देखेंगे पैराग्राफ, तो पैराग्राफ में कहा गया है कि लेखक कहता है कि उसकी जीभ या कलम से शायद ही कोई शब्द बिना विचारे निकलता हो। क्योंकि अपने शब्द चयन से लेकर संकोच या फिर भाषण में संतुलन या फिर विचारों पर काबू रखने, ये सब पर वो ध्यान देता है। तो इस वजह से उसका यहाँ पर आप देखेंगे ये विचारों की जो शब्दों की मितव्ययिता है इसमें भी विश्वास करता है, विचारों पर काबू भी रखता है, बोलने में संकोच भी करता है। अपना समय बर्बाद करने का कोई इसका इरादा नहीं। समय की बात यहाँ नहीं की गई है, तो यहाँ पर ए वाला कथन नहीं होगा। तो यहाँ पर 28वें का जो आंसर होगा आपका वो ए वाला ही होगा। यानी 28वें का वैसे BCD कथन सही है, लेकिन यहाँ पर हमारा आंसर पूछा गया है तो आंसर आपका यहाँ पर ए वाला होगा। 29वां प्रश्न है अब आपका। लेखक के अनेक खतरों से बचे रहने का सर्वाधिक उपयुक्त कारण क्या है? यानी लेखक पूछा गया कि लेखक के अनेक खतरों से बचे रहने का सर्वाधिक उपयुक्त कारण यहाँ पर कौन सा है? वह बिना विचारे शायद ही कोई शब्द बोलता या लिखता है। वह अत्यंत धैर्यशाली व्यक्ति है। उसका विश्वास है कि वह एक आध्यात्मिक व्यक्ति है। वह सत्य का उपासक है। देखिए यहाँ पे पूरे पैराग्राफ में क्या है, पूरा पैराग्राफ आपका क्या है, पूरे जो शब्दों का जो यानी उसकी जो बोलने की शैली है या आप कह सकते हैं जो शब्द चयन करता है या फिर जो कह सकते हैं सोच विचार कर वो शब्द बोलता है उसके बारे में पूरा केंद्रित है। यानी कि सीमित और प्रासंगिक बोलने की जो उसकी जो अप्रोच है उस पर ही फोकस करता है। यानी वह बिना विचारे शायद ही कोई शब्द बोलता या लिखता है। तो 29वें का यहाँ पर आंसर होगा आपका ए वाला। 30वां प्रश्न है अब आपका। लेखक के लिए किस पर विजय पाने के लिए मौन आवश्यक है? ध्यान देना, लेखक के लिए किस पर विजय पाने के लिए मौन आवश्यक है? स्वाभाविक शर्मिलापन, बोलने में संकोच, विचारों पर काबू रखना, बड़ा चढ़ाकर बोलने की प्रवृत्ति। देखिए यहाँ पर आप देखेंगे कि सत्य के लिए यहाँ पे बोला गया सत्य के उपासक के लिए आध्यात्मिक अनुशासन को अर्जित करने और बड़ा चढ़ाकर बोलने जैसे एक स्वाभाविक कमजोरी भी माना जाता है, इससे बचने के लिए क्या है, मौन बहुत आवश्यक है। तो यहाँ पर 30वें का आंसर होगा आपका डी वाला। यानी इस पैराग्राफ से 30वें का आंसर क्या निकला है? 30वें का आंसर निकला है डी वाला। 31वां प्रश्न है अब आपका। ये आपके जो मैंग्रोव वन है इनके ऊपर है। मैंग्रोव वनों में प्रतिवर्ष प्रति एकड़ टनों पत्तियां झड़ सकती हैं। कवक और जीवाणु पत्तियों के घेर का अपघटन कर उनका उपभोग कर जाते हैं। उन्हें नन्ही कृमियां और क्रस्टेशियाई खा जाते हैं, जो तत्पश्चात छोटी मछलियों का भोजन बनती हैं। फिर ये भी बड़ी मछलियां पक्षियों और मगरों का भोजन बन जाती हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक उपयुक्त कथन का सर्वाधिक तार्किक अनुमान इन्फरेंस है? पहला है मैंग्रोव वनों के बिना तटीय क्षेत्रों में आहार श्रृंखलाएं नहीं बन सकती। मैंग्रोव वन सभी समुद्री पारितंत्रों यानी इकोसिस्टम के अनिवार्य घटक हैं। अगला है कतिपय समुद्र तटीय खाद्य श्रृंखलाओं में मैंग्रोव वनों की निर्णायक भूमिका होती है। समुद्री वनस्पति जाति और प्राणी जाति का संगठन मुख्यतः मैंग्रोव वनों द्वारा निर्धारित होता है। देखिए यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि मैंग्रोव वनों से टनों पत्तियां झड़ जाती हैं, जो कवक और जीवाणुओं के लिए, ये बात यहाँ पर लिखी हुई, कवक और किसके लिए, कवक और जीवाणुओं के लिए खाद्य उत्पाद का कार्य करती हैं और बाद में इन्हें छोटे कीड़ों के लिए खाद्य उत्पाद के रूप में कार्य करती हैं। फिर छोटे कीड़े जो होते हैं इन्हें मछलियां वगैरह और फिर मछलियों को बड़ी मछलियां खाती हैं और ये उसके बाद चिड़ियाँ मगरमच्छ इन सब का आहार बनती हैं। तो ये क्या बात हो रही है, ये कतिपय समुद्र तटीय खाद्य श्रृंखलाओं में मैंग्रोव वनों की निर्णायक भूमिका की बात ये हो रही है। तो यहाँ पर 31वें का आंसर होगा आपका सी वाला।
32वां प्रश्न है अब आपका, स्वतंत्रता से मेरा आशय एक ऐसा वातावरण इच्छुक रूप से बनाए रखने से है जिसमें सभी मनुष्यों को अपने सर्वश्रेष्ठ रूप में होने का अवसर मिले। निम्नलिखित में से कौन सा एक उपयुक्त कथन में निहित दृष्टिकोण को व्यक्त करता है? पहला है, स्वतंत्रता मानवीय कार्यकलाप पर नियंत्रण का अभाव है। सेकंड, स्वतंत्रता वह है जिसे निष्पादित करने के लिए लोगों को विधि की अनुज्ञा प्राप्त है। अगला है, स्वतंत्रता मनचाहे कार्य करने का सामर्थ्य है। अगला है, स्वतंत्रता मानव व्यक्तित्व की समृद्धि के लिए आवश्यक दशाओं को बनाए रखना है। देखिए यहाँ पर क्या है, स्वतंत्रता जो है सर्वश्रेष्ठ रूप में होने के अवसर या व्यक्ति के रूप में विकास करने से सह संबंधित है। किसी प्रकार की रोक का अभाव या कानून की स्वीकृति या किसी भी काम को करने की जो पूर्ण स्वतंत्रता है, स्वतंत्रता की जो है दोषपूर्ण परिभाषा होगी। ये बात यहाँ पर, इस तरह की बात यहाँ पर निकल कर आ रही है कि ये इस तरह की जो है दोषपूर्ण परिभाषा होगी। तो यहाँ पर ये कथन जो है 32वें का डी वाला जो है वो ज़्यादा सटीक है। ठीक है, यानी स्वतंत्रता से मेरा आशय एक ऐसा वातावरण इच्छुक रूप से बनाए रखने से है जिसमें सभी मनुष्यों को अपने सर्वश्रेष्ठ रूप में होने का अवसर मिले। तो स्वतंत्रता मानव व्यक्तित्व की समृद्धि के लिए आवश्यक दशाओं को बनाए रखना है। तो यहाँ पर 32वें का आंसर क्या है? डी वाला जो है ज़्यादा सही है। ए, बी और सी इनका मैंने अभी आपको बताया था, ये आपकी गलत है। तो ये था हमारा आज का वीडियो। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। आप लोग वीडियो को लाइक शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। और देखिए, मैं आपसे बार बार यही गुजारिश कर रहा हूँ, कोई भी वीडियो आता है आप उसको उसी दिन देखने का प्रयास करें ताकि आपके मन में जो भी क्वेरी या जो भी डाउट हो उन्हें कमेंट पे आप बता सकें। तो आई होप आप ये वीडियो आप लगातार देखेंगे और आगे प्रीलिम्स भी आने वाला है। तो चलिए बने रहिए चैनल के साथ। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।